और बेटा कैसे हैं आप लोग? अच्छा, माजूर, मुझे नहीं पता था कि सुबह टाइम इतना रश होता है। मैं अपनी तरतीब के हिसाब से निकला, जिस तरह मैं रोजाना निकलता हूँ। मेरी क्योंकि पहली क्लास 10 बजे होती थी। इस क्लास में कम से कम ये नहीं पूछना पड़ता कि आप लोग सारे डीएसआर पहली दफा पढ़ रहे हैं। ये पता होता है कि सारे बच्चे पहली दफा ही पढ़ रहे होंगे। ये लाइट ऑफ करें, ये पीछे चला दें, लेकिन मल्टीमीडिया ना बंद कर देना बस। ये बाकी जला दें, बस ठीक है। ले बेटा, अल्लाह का नाम ले, दुरूद शरीफ पढ़ ले मेरे बच्चों। ले बेटा, कैफ 3। आप पहले तो थोड़ा सा मुझे बता दें कि कोई ऐसा बच्चा है जिसने आप में से 4 पेपर उठाए हों? तो 2 या 3 वाले ही होंगे। ठीक हो गया, क्योंकि ये पूछना तो जरूरी है ना मेरे बच्चे, क्योंकि अब 4 पेपर उठाना इतना आसान नहीं। हाँ, किसी का अगर वैसे ही बी ला हो या सी ला हो, दोनों में से कोई एक पोर्शन पास हो, उसके अलावा आप करना चाहें फिर तो समझ आती। लेकिन अगर वैसे, अगर कोई बंदा 4 पेपर उठा रहा है तो मेरे बच्चे वो बड़ा जज्बाती बंदा है। अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। ले बेटा, कैफ 3 डाटा सिस्टम और रिस्क, ये पेपर हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के नाम का पता होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही हमें बताता है कि आप पढ़ने क्या जा रहे हो। इसके अंदर किस तरह का मटेरियल होगा जो आपने स्टडी करना है। हमारे इस फील्ड के अंदर ये नया सब्जेक्ट। इस नए सब्जेक्ट को ऐड करने का मकसद क्या है मेरे बच्चे, वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या कर सर, इसकी क्या जरूरत आ गई, क्योंकि ये जो चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे ना आप, ये नहीं होंगी कि ये साल 2 साल 4 साल या 5 साल पहले ये सारी इजाद हुई हुई है। ये अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, उस वजह से हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। नहीं नहीं मेरे बच्चे, ये तो मान लो कि 20-25 सालों से ये सारी डेवलपमेंट चली आ रही है। बात यह है कि अब जाके हमें क्यों पढ़ना पड़ा है ये डाटा सिस्टम और रिस्क को। क्योंकि मेरे बच्चे अब इसका इतना ज्यादा रोल हो गया, यानी कि रोल शुरू से था। रोल तो शुरू से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर तो हम शुरू से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और कंप्यूटर है ही, अगर कंप्यूटर, अगर जस्ट एग्जांपल हम बात करें, 3 अल्फाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, डाटा सिस्टम्स और रिस्क। 3 अल्फाजों की अगर मैं बात करूं, जस्ट एग्जांपल मैं समझाने के लिए बच्चों को बता रहा होता हूँ कि अज्यूम कर लो कि इस कंप्यूटर के अंदर, इस लैपटॉप के अंदर जो भी ये स्लाइड वगैरह चल रही है, ये सारा मेरा डाटा है। मैंने तलहा को ये सारी फाइलें भेजी और मैंने कहा कि मेरा ये डाटा मेरे सिस्टम में स्टोर कर दो। अब देखो, अल्फाज दो हैं कि मेरा डाटा मेरे सिस्टम में स्टोर कर दो। अब जो फाइलें मैंने सेंड की वो डाटा था, अज्यूम कर लो, जो भी ये स्लाइड वगैरह। उसके बाद ये जो आपके सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, उसके बाद ये जो कैमरा लगा हुआ है, ये जो मल्टीमीडिया लगा हुआ है, और यहाँ पे ये जो जूम की जो लिंक है वो हमारा ये चल रहा है। ये सारी चीजें मिलकर इसको हम कहते हैं सिस्टम। अच्छा, सिस्टम में मेरे बच्चे याद रखना है, ये लफ्ज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। I2 के अंदर आप पढ़ के आए हुए सारे का सारा सिस्टम। वहां पे जो चैप्टर नंबर 5 था वो था ही सिस्टम्स के बारे में। लेकिन हम कोई भी सब्जेक्ट इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो सब्जेक्ट पास हो जाए। जब पास हो जाए हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है। अब अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि माशाल्लाह आपको पिछला सारा ही आई वो जो पीआरसी का नॉलेज है या बाकी जो सब्जेक्ट आपने कैफ के पढ़े होंगे वो आपको आते भी होंगे, ये मेरी खैर या तो कुछ फहमी हो सकती है या गलत फहमी हो सकती है। और होता भी ऐसे ही है मेरे बच्चों, होता भी ऐसे ही है कि आप लोगों ने कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना है ना, सिर्फ पास करने के लिए पढ़ना है। ये जो होता है ना कि खुदा ना खासा आगे जाके आपके बड़ा काम आएगा, फलाना आएगा, ओ भाई काम तो तब आएगा जब याद होगा। है याद होना को नहीं, जब प्रैक्टिकली कुछ परफॉर्म करोगे तो फिर याद भी रहना शुरू हो जाएगा। और होता भी ऐसे ही है। अगर आप कोई, मान लो कि मैं कोई अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, चलो अकाउंटिंग तो फिर भी स्टेप बाय स्टेप चलती है ना मेरे बच्चे, उसमें तो बेसिस बनती है। आपने डेबिट क्रेडिट सीखा, उसके आगे मजीद उसकी अपग्रेडेशन हुई, अपग्रेड होता होता वो फाइनल की रिपोर्टिंग तक चला जाता है। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट है ना, कोई ऐसा सब्जेक्ट भी होता है जो एक ही दफा शुरू हुआ और वहीं पे खत्म हो, जैसे बी लॉ। अजीम कर लो, बिजनेस लॉ में जो मर्केंटाइल लॉ का पोर्शन है, सी लॉ तो फिर भी आगे जाके है, वो यहीं पे आप पढ़ेंगे वहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके अलावा कभी भी नहीं आपने पढ़ना। अब रौला रह गया कि सर वो ऐसा पढ़ाओ कि पूरी जिंदगी काम आए, ये जरा थोड़ा सा कम ही है। तो सोचे ना आपके कितने के काम आता है, जितना हम आपको पढ़ाते हैं पूरे 6 महीने में पूरी जान मार के, आप लोग भी पढ़ते हो, थोड़ा बहुत टीचर भी उसमें कंट्रीब्यूशन करता है। और माशाल्लाह बड़ी मुश्किल से आपके 50% जाके वहां पे लिख पाते हैं पेपर के अंदर। और वो भी आपने दिन रात लगाए होते हैं उससे पहले, तब जाके वो 50% लिख पाते हो, जिसमें से वो कोई 20-25 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बगैर किसी एप्लीकेशन के। और उसके बाद माशाल्लाह 10-15 दिन गुजरने की देर है, वो सब्जेक्ट आपके आसपास भी नहीं होता कहीं पर भी। है, और खुदा न खासा अगर कोई बंदा रह जाए, वो जीरो से स्टार्ट करता है उसको। कहने का मतलब मैं सिर्फ आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट पढ़ो उसको पास होने की नीयत से पढ़ो। और मेरी भी यहाँ पे एक ही कोशिश होती है हमेशा कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊं वो पास होने की नीयत से, ये नहीं कि आपके फ्यूचर में बड़ा काम आएगा।
देखो नया दौर है, चीजें बदल रही हैं, और ये जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं ये नए दौर के लिहाज से है, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। ये चीजें सारी आप किताबों में पढ़ रहे हो, वहां पे जब एक्चुअली आप प्रैक्टिकली कुछ करोगे वो आप सीखेंगे भी और आपके काम भी आएगा। खैर, तो मैं आपको समझा रहा था कि इस लैपटॉप के अंदर ये जो फाइलें हैं ये मेरा डाटा है, और ये सारी चीजें मिल बना के ये सिस्टम बनाती है। अब दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे, तीसरा लफ्ज है रिस्क का। रिस्क मेरे बच्चे हम डिस्कस करेंगे, डाटे में भी होता है और रिस्क सिस्टम में भी होता है। जस्ट एग्जांपल, अगर अज्यूम कर लो कि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने डीएसआर की फाइल सेंड करनी होती है, उसका डाटा सेंड करना होता है, लेकिन मैं गलती से, क्योंकि एक ही फोल्डर में पड़ा होता है, मैं इनको लॉ का फोल्डर सेंड कर देता हूँ, वो डाटा सेंड कर देता हूँ। आगे ये ऑन करते हैं तो देखते हैं कि भैया सर आपने डीएसआर का तो सेंड नहीं किया, आपने तो लॉ सेंड कर दिया। गलती हो सकती है ना बच्चे डाटा के अंदर भी, या हो सकता है जो फाइल मैंने सेंड की हो वैसे ही कंप्लीट ना हो, उसके अंदर कोई गलती हो, तो ये रिस्क मेरे बच्चे ये भी इनके साथ होंगे। और सिस्टम में भी गलती हो सकती है, जैसे अभी जूम ही ना आ रहा, इनके इंटरनेट ही ना चल रहा हो, सिस्टम तो गया बेचारा है। अज्यूम कर लो कि जैसे हमारा मल्टीमीडिया ना चल रहा हो, तो सिस्टम तो गया मेरे बच्चों। सिस्टम कई, अच्छा लफ्ज सिस्टम, ये कई कंपोनेंट्स आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। सिस्टम कहीं पर भी लफ्ज बोला जाए, ये बड़े सारे कंपोनेंट्स आपस में मिलकर काम करते हैं। सिस्टम में कोई एक चीज नहीं होती। कहीं पर भी लफ्ज सिस्टम बोल दिया जाए, आपके दिमाग में फौरन से आना चाहिए कि यहाँ पे बड़े सारे कंपोनेंट्स होंगे, आपस में मिलकर काम कर रहे होंगे। उसमें टेक्नोलॉजी भी होती है, उसमें इंसान भी होते हैं, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, उसमें एसओपीज भी होते हैं, बहुत सारा कुछ मिलकर ये एक सिस्टम बनाता है। तो ये मेरे बच्चे आप पेपर पढ़ने जा रहे हो डाटा सिस्टम और रिस्क का। अगेन मकसद क्या होगा इसको सारे का सारा, कि इसलिए हम पढ़ ले कि अपना पेपर पास कर दें, और इंशाल्लाह वो कर भी लेंगे, क्योंकि अभी इसको पास करना आसान होगा और पेपर भी आसान है। पहले 2 चैप्टर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, उसके बाद वही टर्मिनोलॉजीज आगे भी सारी बिखरी हुई आपको मिलेंगी। बस पहले 2 चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। नहीं बेटा, ये जो कैफ 3 का पेपर है, अगर आप इसकी पोजीशन देखें अपने कैफ के अंदर, तो आपके ये ग्रुप ए में फॉल करता है और ये कैफ 3 में है। यानी कि अगर कोई बंदा ग्रुप, यानी कि जैसे ही वो पीआरसी से कैफ में एंटर होगा तो उसका वास्ता इस पेपर से पढ़ सकता है। लेकिन मेरे बच्चा अब डिपेंड करता है कि अगर कोई बच्चा 3 पेपर देना चाहे, तो मशवरा उसको यही होगा कि वो बाकी दोनों प्लस ये चौथा पेपर दे दे, वो ये पेपर ना दे। वैसे मशवरे की बात होती है, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा इसमें वो हूँ, मैं कहता हूँ कि ये दोनों पेपर मेरे बच्चे बराबर है। ये पढ़ना थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि इसके पास पेपर मटीरियल सारा कुछ पहले से अवेलेबल है। ये पढ़ना आसान होगा, लेकिन इसको पास करना मुश्किल है। और ये शायद अभी शुरू के अंदर थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल हो, क्योंकि पास पेपर वगैरह इस तरह की चीजें जरा थोड़ी सी कम है, लेकिन मेरे बच्चे इसको पास करना आसान हो। तो दोनों तरह की देख, और हम पढ़ते किस लिए हैं? पास करने के लिए। है आप आप एक पेपर रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, लेकिन मकसद एक ही होना चाहिए, मैंने पास करने हैं। हम रखते हैं यहाँ पे किस तरह 4 रखने हैं, ताकि कम से कम 2 पास हो। है यानी कि शुरू से ही हमारा इरादा फिर 50% पे चल रहा होता है कि हमने 4 पेपर रखे इसलिए हैं ताकि कम से कम 2 पास करने। तो 4 करने का तो शुरू से ही इरादा नहीं। तो जितने पेपर रखें उनको पास करने की नीयत से रखें। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं सर हम तो सारे पास करने की नीयत से रखते हैं, ये तो मेरे बच्चे अपने दिल से पूछो, है मुझसे बात ना करें, आप दिल से पूछें कि क्या मैंने ये सारे पेपर सारे पास करने के लिए रखे हैं? नहीं, कुछ दिल की तसल्ली देने के लिए भी रखे हों। ले बेटा, अब इस पेपर के बारे में जो छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट है, जो शुरू के अंदर डिस्कस करना जरूरी है, वो मेरे बच्चे सबसे पहले हम इसके ग्रेड के बारे में बात करते हैं। इसके ग्रिड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये शुरू के अंदर जो भी आप किताब पढ़ते हो, चाहे पीआरसी की हो, कैफ हो, तो उसमें आई कैप लाजमी ग्रिड देता है। और ये ग्रिड देने का मकसद आई कैप को ये नहीं कि खुदा ना खास्ता वो आपको कोई धोखा दे रहा होता है, वो कह रहा होता है कि ये जो मैंने आपको ग्रिड प्रोवाइड कर दिया है, जब मैं टेस्टिंग करूंगा इस ग्रिड के मुताबिक ही करूंगा, इससे हटके नहीं करूंगा। ये ना हो, ये इसलिए भी होता है कि बात का हम कुछ एरियाज पे बहुत ही ज्यादा फोकस करके बैठ जाते हैं। हम कहते हैं कि हम सारे का सारा ज्यूम कर लो कि 50% मार्क्स लेने हैं ना, हम पहले 9 पेपर ही चैप्टर है वो ही तैयार कर लेते हैं, हम पहले 8 ही तैयार कर लेते हैं। कम से कम आधे से ज्यादा तो तैयार हो गया, तो हम कहीं ना कहीं पास करने के काबिल होंगे। हो सकता है कैप कहे पहले 8-9 पेपरों में से आना ही 40 नंबर का है, तो बेशर्मा तू 50 कहाँ से ले लेगा? तो इसलिए मेरे बच्चों यहाँ पे ये ग्रिड को फॉलो करना और ग्रिड को देखना थोड़ा सा जरूरी होता है शुरू के अंदर। ये वैसे मेरे बच्चे, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि आई कैम में ये ग्रिड्स की कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि जितने चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, आपने एक एक चैप्टर उसका एक एक टॉपिक करना है। आपके पास ऑप्शन ही नहीं कुछ छोड़ने का। जब और कभी सोचना भी नहीं आप लोगों ने कि कभी कुछ एरिया छोड़ के जाए, खास तौर पे थ्योरी के उसमें। न्यूमेरिकल में तो फिर भी होता है ना कि ये एरियाज हैं जो आने ही आने होते हैं, जैसे फाइनल काउंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, भैया वो तो आने ही आना है पीआरसी अगर आप कर रहे हो, तो वहां पे तो मेरे बच्चे इस तरह की तरजीहात होती हैं। लेकिन यहाँ पे थ्योरी के पेपर में आपको एक एक लफ्ज करना पड़ेगा। इसलिए ये सिर्फ समझाने के लिए कि फोकस ज्यादा किन चीजों पे करना है। सबसे पहले मेरे बच्चे जो हमारा डाटा होगा, डाटे की जो आई कैप की वेटेज है, ये पढ़ाने पढ़ने का मामला तो मेरे बच्चे, मैं बच्चों को बता रहा हूँ, ये तो अपना अपना होता है। यहाँ पे कई टीचर माशाल्लाह इसको 40-50 घंटों में भी खत्म कर देंगे, कई इसको 200-300 घंटे भी लगाएंगे इसके ऊपर टका टका के, जैसे हम लोग तसल्ली के साथ शायद कोई 100+ आवर हमारे लग ही जाने हैं। बेटा, तो इसके जो ग्रिड ए है डाटा का, उसमें मेरे बच्चे जो आई कैप की टेस्टिंग होगी वो 35 से 45 नंबर की होगी।
और होपफुली तकरीबन कोई आधा पेपर हम कह सकते हैं, तकरीबन कोई, ये नहीं कि पक्की बात है, लेकिन तकरीबन कोई आधा पेपर आधे के राउंड अबाउट यानी कि 45 नंबर तक वो आपका सिर्फ ग्रिड ए से बनेगा। उसके बाद मेरे बच्चे जो हमारा ग्रिड बी सिस्टम है इसमें से भी 30-40 नंबर का आएगा, और जो रिस्क है इसमें 20 से 30, यानी कि आई कैप हमेशा इसी ग्रिड के अंदर ही फॉल करेगा। जब आप पेपर देके आएंगे कहीं ढूंढने की कोशिश करना कि चले आई कैप को फंसाएं और सोशल मीडिया पे उसकी बेइज्जती करें, हालांकि वो हर वक्त आपकी करता है बेइज्जती, लेकिन बहरहाल बेइज्जती भी उसकी होती है जिसकी इज्जत हो, है तो इसका मतलब इज्जत तो है आपकी, आपको लग रहा है आई कैप की नहीं कर सकते, तो शायद अल्लाह ताला ने उसको इज्जत भी उसी तरह की दी हुई है। लेकिन बहरहाल मेरे बच्चे ये आई कैप हमेशा क्या करेगा, वो इसी के अंदर फॉल करेगा। बथेरी इज्जत है ना, जाहिर बात है, हर रोज कोई ना कोई नई चीज आपको देखें उसके बाद गालियां खा रहा होता है, तो इतनी की इज्जत है उस मामले में। बड़ा प्रोफेशनल इदारा था, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे अफराद हैं जो फिलहाल आई कैप को अना के लिहाज से चला रहे हैं। ले बेटा, ग्रिड की खाली बात तो हमने कर दी, शायद उसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है इस लिहाज से कि आगे हमें ये भी देखना पड़ेगा मेरे बच्चे कि किस ग्रिड में कितने चैप्टर्स, वो बड़े अहम होंगे। जैसे सबसे पहले हमने ग्रिड ए की बात करी, चले इसको पहले हम देख लें कि हमारे टोटल मेरे बच्चे चैप्टर होंगे इस सिलेबस के अंदर 17, क्योंकि थोड़े बहुत चैप्टर से आई कैप की किताब भी बनती नहीं, उसको चाहिए बहुत ज्यादा चैप्टर किसी भी किताब के लिए, तो उसके लिए आई कैप ने इसमें 17 चैप्टर, लेकिन मजे की बात क्या है इसमें सिर्फ 17 चैप्टर नहीं है, इसमें 4 अनेक्जर्स भी है, तो वो अनेक्जर भी पूरे पूरा चैप्टर है। तो इसका मतलब आपने जब पढ़ना है इसको तो दिमाग में रखना है इसके 21 चैप्टर है, तो 21 चैप्टर दिमाग में रख के इसको पढ़िएगा। तो मेरा चाहिए 17 चैप्टर आपके सामने। अब 17 चैप्टर तो हमने देख लिया कि चले नाम नूम अभी क्या पढ़ने का फायदा, तो अब देखते हैं, आगे जाके डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं इसको दोबारा ग्रिड से मैच करते हैं, यानी कि 17 चैप्टर हैं और 3 ग्रिड्स हैं। अब हम देखते हैं कि किस ग्रिड में कितने चैप्टर्स हैं। अगर सबसे पहले मेरे बच्चे हमारी जो ग्रिड ए थी वो थी हमारा डाटा से रिलेटेड, और इसकी जो टेस्टिंग थी आई कैब में वो थी 35 से 45 नंबर, और इसमें जो 17 चैप्टर में से या ये कह लें 21 चैप्टर में से जो इसके चैप्टर्स हैं वो हैं 6 चैप्टर पहले। तो पहले 6 चैप्टर में डाटा के होंगे, और अभी हम डिस्कस करेंगे ये बड़ा अहम होगा, क्योंकि वैसे मार्क्स के लिहाज से देख लें तकरीबन आधा पेपर, यानी कि वैसे देखा जाए तो शायद 21 चैप्टर बन रहे और 17 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 4 एनेक्जर्स, लेकिन तकरीबन कोई 45 नंबर सिर्फ इन 6 चैप्टर से आ जाना है। तो यहाँ पे हम जरा थोड़ा सा मुनासिब टाइम लगाएंगे और इस पर तसल्ली करेंगे, और अभी मैं बता भी दूंगा कि ये है भी हमारा सारे का सारा रट्टा है, तो रट्टा जब लगाना हो तो थोड़ा सा समझ के रट्टा लगाना जरूरी होता है, बगैर समझ के रट्टा लगाएंगे उसकी कोई पता नहीं चलेगा, वो याद नहीं होगा मेरे बच्चे, वो रिटेन नहीं होगा, तो रिटेन करने के लिए रट्टे को उसको समझना जरूरी है। खैर, तो ये मेरे बच्चे इसमें 6 चैप्टर्स होंगे, और जो हमारा सिस्टम्स का ग्रिड होगा उसके लिए मेरे बच्चे 7 से लेके 13 तक, तो ये कितने बन गए बोला, 8 चैप्टर, हाँ 8 चैप्टर, 7 चैप्टर, तो ये मेरे बच्चे ग्रिड बी जो सिस्टम है उसमें ये 7 चैप्टर, यहाँ पे 6, 7, और ये मेरे बच्चे 4 चैप्टर है हमारे रिस्क के। ये कोई 20 से 30% की टेस्टिंग चैप्टर नंबर 14 से लेकर 17 तक। अभी हम देखेंगे इसमें ज्यादा एप्लीकेशन, अब क्योंकि नेक्स्ट जो चीज आती है हमारी वो ये आती है कि सर इसमें बताएं कि नॉलेज बेस कितना होगा और एप्लीकेशन बेस कितना होगा। आप वैसे मेरे बच्चे मुझे बताएं कि बी लॉ का पेपर किन किन बच्चों ने दिया हुआ, बिजनेस लॉ, ठीक हो गया, अगर आपने बिजनेस लॉ का पेपर दिया हो ना मेरे बच्चे, सेम इसका भी वही फॉर्मेट होगा जिस तरह का बिजनेस लॉ का है, यानी कि जितना वहां पे आपको नॉलेज बेस आया था उतना कि यहाँ पे आएगा। देखें इसमें जो नॉलेज बेस है वो है 40%, और जो एप्लीकेशन बेस है वो है मेरे बच्चे 60%, यानी कि 40 नंबर का पेपर इसमें आपको वो पूछेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बगैर कोई कोई चीज इधर उधर किए हुए, आपने सिर्फ जो किताब के अंदर पढ़ा होगा उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करना होगा। और ये याद रखना कि एमसीक्यूज के अंदर भी होगा, जाहिर बात है, क्योंकि अभी हम देखेंगे इसमें एमसीक्यूज में, और 60% मेरे बच्चे इसमें एप्लीकेशन है। लेकिन लेकिन मेरे बच्चे चले जरा ये भी देखने आगे कि इसमें 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, और बाकी 85 नंबर बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह जैसे बिजनेस लॉ आपने पढ़ा था। और मैं यही स्लाइड यहाँ वहां पे इस्तेमाल करता था, चलो ये नहीं तो कम से कम अगली स्लाइड वो देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगी, ये स्लाइड इस तरह की हमने वहां पर भी यूज की थी बी लॉ के अंदर, कि हमारा 15 नंबर का एमसीक्यूज है, 85 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन होगा, और जो 15 नंबर का एमसीक्यूज है इसमें जाहिर बात है मेरे एप्लीकेशन होगी कुछ ना कुछ इसमें नॉलेज बेस भी होगा, और जो 85% है उसमें मेरे बच्चे 40% हमारा नॉलेज बेस और 60% हमारा एप्लीकेशन बेस होगा। 60% का मतलब क्या है, तकरीबन कोई 51 मार्क्स के आएंगे यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और 34 मार्क्स और एप्लीकेशन किस चीज की है। फिर अगली बात रौला तो ये होना कि किस चीज की एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन हमेशा मैं बच्चों को बता रहा हूँ मेरे बच्चे, एप्लीकेशन होती है नॉलेज की। जब आपको चीजें याद होंगी आप उसको अप्लाई भी कर देंगे। अब देखो ना, आप लोगों ने बी लॉ पढ़ा हुआ है, बी लॉ जब आपने पढ़ लिया, अज्यूम कर लो कि मैंने आपको उधार दिया, मैंने उधार वापस लेना है आपसे, और जो उधार दिया था उसकी ड्यू डेट गुजरे हुए 3.5 साल हो गए हैं। अब आप कहेंगे कि अब सिनेरियो ये होगा कि अच्छा बताएं राणा साहब आपसे पैसे रिकवर कर सकते हैं कि नहीं। अब ये आप क्या कर रहे हो, अब ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन है।
लेकिन एप्लीकेशन चीज किस चीज की है? वो जो नॉलेज आपने पढ़ा था कि अगर आप किसी को उधार दें तो ड्यू डेट के 3 साल के अंदर रिकवर कर लीजिएगा, उसके अलावा आप रिकवर नहीं कर सकते। अब वो जो नॉलेज था उसको आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि 3.5 साल गुजर गए, अब राणा साहब वो पैसे रिकवर नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चे, मेन चीज होती है नॉलेज। यानी कि सबसे पहले चीजों को आपको याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद जब याद होगा तो यकीन कर लो कभी सोचे भी ना एप्लीकेशन के बारे में। एक आधी जान तो हमने आप लोगों की ड्राफ्टिंग के चक्कर में निकाली होती है। ड्राफ्टिंग कैसे करनी है भाई? भाई ये बच्चे बचपन से ड्राफ्टिंग करते आ रहे हैं। ड्राफ्टिंग करने का मतलब क्या है? लिखना है। क्या आपने जब क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर लिखना है? भाई लिखोगे कैसे? जो बचपन से लिखते आ रहे हो जैसे, वैसे ही लिखोगे। यहाँ पे पता नहीं कोई लहदा से गिदड़ सिंह ही होती है। और सबसे बेहतरीन जो ड्राफ्टिंग होती है अगर वैसे देखा जाए, मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ, वो आई कैप के पास पेपर्स होते हैं। आई कैप आपको क्वेश्चन देता है, उसके सजेस्टेड आंसर देता है। वो जो सजेस्टेड आंसर है आई कैप का, वो ड्राफ्टिंग ही तो है कि आपने कैसे लिखना है। लेकिन आपने कहते हैं ना ना, हमारा वो फलाना टीचर हमें, राणा साहब हमें बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग सिखाते हैं। अच्छा, राणा बेचारा सारी रात बैठ के पहले आई कैप का क्वेश्चन देखता है, उसका सोल्यूशन देखता है। वही आगे आगे उसके मेन मेन पॉइंट्स वो आपको बताता है, कहता है राणे की ड्राफ्टिंग चेक कर। राणे की ड्राफ्टिंग खाक है। ये मैंने रात सारा तैयार किया आपके लिए क्वेश्चन। अगर जिस दिन क्वेश्चन तैयार ना हो, अगले दिन मैं आपको ड्राफ्टिंग नहीं सिखा सकता, क्योंकि राणे को भी खुद भी नहीं आती। कहने का मतलब मैं सिर्फ आपको एक चीज समझाता हूँ मेरे बच्चे, इस तरह की चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना। जो याद है उसको आपने लिखना है। और कैसे लिखना है? ये बचपन से जैसे लिखते आ रहे हो उसी तरह लिखना है। जो क्वेश्चन हो आई कैप को, बस जो एग्जामिनर बैठा होगा वो कहीं पर भी, चाहे पाँव से लिखो चाहे हाथों से लिखो, यकीन कर लो कि उसको समझ आ जाए कि आपने यहाँ पे लिखा क्या है। और मजे की बात क्या है, उसको ये भी परेशान ना होना कि सर मेरी राइटिंग तो किसी को समझ ही नहीं आती। आई कैप आपकी राइटिंग जिस मर्जी स्टाइल की हो, जैसे मर्जी आप पी को लिखते हो, टी को लिखते हो, डी को लिखते हो, हर बंदे का अपना अपना स्टाइल होता है। एग्जामिनर पहले आपके उस स्टाइल को देखता है कि आप कौन सा लफ्ज किस तरह लिखते हो, फिर उस पेपर को चेक करता है। क्योंकि उसको इससे कोई लेना देना नहीं कि ये तो मेरा स्टाइल है नहीं, ये तो इसका डी भी बी ही नजर आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, तो ये मेरे बच्चे हमारा नॉलेज बेस और जो एप्लीकेशन बेस इस तरह होगा। अब अगली बात मेरे बच्चे, क्योंकि जब पढ़ना है तो थोड़ा सा हमें पता हो, अगेन इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, लेकिन हमें पता हो कि किस में से कितना नॉलेज बेस आएगा और कितना एप्लीकेशन बेस आएगा। अगर सबसे पहले मेरे बच्चे हम डाटा की बात करें, 35 से 45 नंबर थे इसके। इसमें जो नॉलेज बेस क्वेश्चन आएगा वो आएगा तकरीबन 18 से 22 नंबर का, और जो एप्लीकेशन बेस आएगा वो भी 18 से 22। इसका मतलब जो पहले 6 चैप्टर हैं ये हमारा 50-50 होगा। उसमें से आधा पेपर यानी कि तकरीबन कोई 22 नंबर तक हमारा नॉलेज बेस होगा, और 22 नंबर के राउंड अबाउट ही उसमें एप्लीकेशन बेस होगा। यानी कि आपने पहले 6 चैप्टर पढ़ते हुए दिमाग में रखना है कि यहाँ से अच्छा खासा नॉलेज बेस आना है, थोड़ा बहुत नहीं है, ये ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, ये ज्यादा नॉलेज बेस भी है, यानी कि 50-50। उसके बाद जो हमारा सिस्टम का होगा वो नॉलेज बेस में बच्चे थोड़ा सा कम है, वो 12 से 16 नंबर का नॉलेज बेस होगा, और तकरीबन 18 से 24 नंबर उसमें एप्लीकेशन। और जो हमारा रिस्क का है, अच्छा रिस्क ज्यादा अप्लाई करने के लिहाज से आएगा, वो वहां पे ज्यादा सिनेरियो बनाना आई कैप के लिए और बाकी सब लोगों के लिए भी आसान होता है रिस्क के अंदर, कि यहाँ पे बताएं इस तरह का मामला, तो बताएं क्या रिस्क हो सकते हैं यहाँ पे, फिर आपका जैसे क्या उसमें रिस्पॉन्स हो सकता है। जैसे मान लो कि पिछले दिनों के अंदर किसी भी पाकिस्तानी हैकर्स ने जो इंडिया है उसके किसी बैंक की वेबसाइट हैक कर ली, क्या और नहीं तो उसका वाईफाई हैक कर लिया, वाईफाई जारी बात है उसी से सारा सिस्टम नेटवर्क चल रहा है, उसको हैक कर लिया, उसके ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया हैक करके उसको। अब वो पूछेगा अच्छा बताओ यहाँ पे क्या रिस्क हो सकते हैं? बड़े सारे रिस्क हैं उसमें, हम डिस्कस करेंगे इस तरह की चीजें। तो ये मेरे बच्चे यहाँ पे कमाल किस्म के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। नॉलेज बेस कम है यहाँ पे, कोई 6 से 9 नंबर। ये जो 20 से 30 नंबर उसमें से सिर्फ 6 से 9 नंबर, यानी कि यहाँ पे पढ़ते हुए दिमाग में रखना है। ज्यादा एप्लीकेशन बेस होगा, तकरीबन कोई 14 से 21 नंबर के अराउंड हो सकता है सारे का सारा। मतलब 21 का मतलब क्या, 20 से 30 नंबर तो टोटल है। हो सकता है 20 से 21 नंबर का वैसे ही आपको सारे का सारा वो एप्लीकेशन बेस ही दे दें, लेकिन बहर। तो ये मेरे से याद रखना, यानी कि सबसे ज्यादा जो नॉलेज बेस आएगा वो हमारे पहले 6 चैप्टर से आएगा, इसलिए वहां पे थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगाएंगे और तसल्ली भी रखेंगे। और खैर उसके बाद मेरे बच्चे, अब ये तीन जो अल्फाज अभी जो हमारा सब्जेक्ट हमने शुरू किया था उसमें 3 लफ्ज बोले थे, डाटा, सिस्टम और रिस्क के। अब ये 3 अल्फाजों को समझना मेरे बच्चे हमारे लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि यही 3 अल्फाज हैं जो हमने पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर या इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने हैं। तो डाटा से क्या मुराद होगा, सिस्टम से क्या मुराद है, और रिस्क से। अभी शुरू के अंदर ही मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल, ये चीज यहाँ पे आगे बतानी थी, लेकिन मैं सब्जेक्ट शुरू करने के अंदर ही आपको थोड़ा सा बता दिया था कि मेरे बच्चे जैसे अभी ये फाइल शाइल मैंने आपके साथ बताया कि शेयर की, ये एक डाटा है। ये जो मेरे बच्चे ये सारे का सारा जिसके जरिए मैं ऑनलाइन ये बैठा हुआ पढ़ा रहा हूँ, आपको भी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, ये एक सिस्टम है। और डाटा में और सिस्टम में दोनों में रिस्क हो सकते हैं, याद रखना मेरे बच्चे। जो डाटा है, ये जो रिस्क है ना, ये रिस्क दोनों के साथ अटैच होगा, रिस्क दोनों के साथ अटैच होगा। डाटा में भी रिस्क हुआ करेगा और सिस्टम में भी रिस्क हुआ करेगा। यानी कि आप पढ़ क्या रहे हो, डाटा, सिस्टम और रिस्क,
जब रिस्क की बारी आए तो आपने याद रखना ये कोई तीसरी चीज नहीं है, ये ऐसी चीज है जो पहले और दूसरे दोनों में मौजूद हो। आप उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में बच्चे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो डाटा है और ये जो सिस्टम, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है, दो तरफा ताल्लुक। सिस्टम की कोई औकात नहीं होती बगैर डाटा। जस्ट एग्जांपल, आज यहाँ पे मैं उनको कहता कि भाई मेरा सिस्टम लगा दिया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सर आपका ये सारा सिस्टम लगा दिया है, लेकिन सर आपने फाइल तो शेयर ही नहीं की जिससे पढ़ाना है। मुझे ये बताएं, इस सारे सिस्टम लगाने का कोई फायदा था? कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये सिस्टम बगैर डाटे के काम नहीं करता। चाहे वो कंप्यूटर्स हो या कुछ भी हो, कंप्यूटर भी सिस्टम ही होता है। कंप्यूटर सिस्टम लफ्ज बोलते हो आप, हैं? क्या कंप्यूटर बगैर डाटे के उसकी कोई औकात है? कोई औकात नहीं मेरे बच्चे। यानी कि ये जो सिस्टम है, इसकी जो खुराक है जिसको ये खाता है, वो डाटा है, जिसको प्रोसेस करके आगे डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन वगैरह हमें प्रोवाइड करता है। यानी कि सिस्टम के बगैर डाटा नहीं। और डाटा भी मेरे बच्चे जब तक उसको सिस्टम नहीं मिलता, उसकी भी जिस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब देखो ना, मैंने यहाँ पे पढ़ाना है आपको, मैं स्लाइडें तैयार कर रहा हूँ, दिन रात लगाऊं डाटा तैयार करने में, हैं? लेकिन हमारे पास सिस्टम ही नहीं है सारा कुछ। तो मैं क्या करूंगा उन स्लाइड्स का, हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। आगे यहाँ पे अगर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना है तो फिर तो गोली मारो ना उसका, जो मैंने तैयार किया हुआ है सारा कुछ। यानी कि दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ इनका गहरा ताल्लुक, यानी कि दोनों, सादा अल्फाज में ये कह लें कि दोनों का एक दूसरे के बगैर कोई वजूद नहीं है। डाटा है सिस्टम की वजह से, और सिस्टम है डाटे की वजह से। उसके बाद और दोनों चीजों से क्या लिंक करता है? दोनों चीजों से रिस्क लिंक करेगा। यानी कि डाटा में भी रिस्क होगा और सिस्टम में भी रिस्क होगा। याद रखोगे मेरे बच्चे इस बात को? ले बेटा, इस तरह की बात खैर आपने याद तो नहीं करनी, लेकिन बहरहाल वैसे ये समझाने के लिए है। ये सिस्टम मैंने वैसे भी अभी आपको थोड़ा सा बता दिया कि सिस्टम का मतलब कहीं पर भी लफ्ज आज के बाद बोला जाए, आपने लाजमी देखो जो लफ्ज है उसका जब तक पीछे एड उसका मीनिंग ना ना पता हो, उसका कोई फायदा नहीं होता पढ़ने पढ़ाने। मैंने अभी आपको समझा दिया कि आज के बाद कहीं पर भी मैं लफ्ज सिस्टम बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सिस्टम बड़े सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, और ये सारे कंपोनेंट्स सेपरेटली काम नहीं कर रहे होंगे, ये आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या होता है? कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जैसे जस्ट एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम की बात कर लें, कंप्यूटर सिस्टम में अगर आपने देखा हो उसमें कोई इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं। आप याद है ना, आई भी पढ़ के आए हैं, उसमें बड़े सारे आपने इनपुट डिवाइसेस पढ़े थे। उसमें फिर आगे प्रोसेसिंग थी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के साथ स्टोरेज लगी हुई थी। उसके बाद मेरे बच्चे उससे आउटपुट डिवाइसेस भी आपने बड़े सारे पढ़े थे, क्योंकि सिस्टम में अगर आपने डाटा प्रोसेस किया है तो जब तक उसका आउटपुट नहीं मिलेगा उसका क्या फायदा। यानी कि स्लाइडें मैंने बना ली, तो ये जो मल्टीमीडिया मुझे बताओ, वहां पे इनपुट के लिए था या आउटपुट के लिए था या स्टोरेज के लिए था? ये जो मल्टीमीडिया है, ये आउटपुट डिवाइसेस में था मेरे बच्चों। यानी कि आउटपुट, ये आपको आउटपुट मिल रहा है इस शक्ल के अंदर जिससे आप पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये इस तरह मेरे बच्चों, और सिस्टम में खाली इस तरह की ये डिवाइसेस ही नहीं होती, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें इंसान भी होते हैं, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, क्योंकि बगैर रूल्स एंड रेगुलेशन के सिस्टम काम नहीं करता। खैर, तो ये कुछ अल्फाज से मेरे बच्चे जो मैंने आपको बता दिए। अब जरा थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं इसको। शायद आपकी बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके वास्ते पड़ते होंगे। देखो हम ये पढ़ रहे हैं सारे का सारा, क्योंकि ये सारा हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से नो डाउट वो है, लिंक करता है। ये सारी चीजें आपने आगे जाके देखनी है, फेस करनी, और हर सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं वो आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आता ही आता है कहीं ना कहीं। आपको लॉ इसलिए पढ़ाया गया था, इसलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि सबसे जो अहम, जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है वो लॉ है, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड। लेकिन नहीं, ऑडिट है, फलाना है, टमकाना है, हर चीज जो भी आप पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं तो टक्कर नहीं है। अगर सबसे कम एप्लीकेशन बेस्ड था तो वो शायद बचपन से जो आप पढ़ते आए हो ना, केमिस्ट्री फिजिक्स है, वो सारा कुछ वो अब गया मेरे बच्चे। वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं नहीं, वो जो टेन थीटे और पता नहीं कौन कौन से थीटे पढ़ते आए हैं, वो सारे गए मेरे बच्चे। शायद कोई थोड़ी बहुत कहीं पे कोई उसका जिक्र आ जाएगा भी, अदरवाइज तो मेरे बच्चे वो यकीन कर लो स्वाय पछतावे के वो कुछ नहीं देते हैं। उस वक्त बड़ा शौक था उस तरह की चीजें पढ़ने का, है कि नहीं नहीं मैंने इंजीनियरिंग करनी है, मैंने फलाना करना है, चाहे आगे कॉमर्स में आना है लेकिन करके इंजीनियरिंग आनी है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने कहा कि ना करनी तो मैंने एफएससी है, जाना सीए में था, है, लेकिन करनी मैंने एफएससी है, क्योंकि एफएससी लफ्ज देखो ना, एफएससी मैंने की है। ऐसे लगता था जैसे फौज के एफसी में से कोई इसका ताल्लुक है। लेकिन बहरहाल उसके बाद अब ये कर लिया। मेरा जीसी में एडमिशन हो रहा था जनरल साइंस की बेस पे। मेरे कजन ने बताया कि अगर आप जनरल साइंस करके सीए में आओगे तो आपके 2-3 पेपर एग्जाम हो जाएंगे, उस वक्त जो मॉड्यूल ए में हुआ करते थे। मैंने कहा कि ना, मैंने करनी है एफएससी। अब एफएससी में मेरा वहां पे जीसी में सिविल लाइन में मेरा वो बना, तो मैं इसी शौक में वहां पे पढ़ा जो भी है। यानी कि आज स्वाय पछतावे के उसके कुछ नहीं, इसलिए आगे कुछ और ही सोच रखा है कि आगे लोगों को क्या बताना है, क्या करना है, और अपने बच्चों को किस तरह वो करना है। लेकिन बहरहाल जो हुआ सो हुआ, हर चीज में कोई बेहतरी ही होती है। दो मिनट
तीन अल्फाज थे, डाटा, सिस्टम और रिस्क का। अब जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि मेरे बच्चे जब आप प्रैक्टिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, इस तरह की चीजें जाहिर बात है कि वहां पे आप फेस करो। सबसे पहले जब आपका वास्ता पड़ा वो तो आपका सीएफई से ही वास्ता पड़ गया। यानी कि अभी आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है तो आपको मेरे बच्चे मुबारक हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो। यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन में आप डेली आया करेंगे, कोशिश उम्मीद है कि आप डेली आएंगे। लेकिन आपकी जो डेली है मेरे बच्चे, वो भी आप भी जानते हैं आपके दिल से क्या आवाज आई होगी जब मैंने कहा होगा दिल्ली आएंगे आप लोग। और मैं भी जानता हूँ मेरे बच्चे। और सीए फिर खुदा ना खासा आपके साथ आई कैब जिस तरह का सलूक करता है, वो भी मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल बरहक है। वो भी यही बनता है इस तरह के सलूक के बाद जिस तरह का आप क्लासेस के साथ हशर करते हैं। देखो ये तकरीबन आज नवंबर शुरू हुआ है, नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये तकरीबन कोई 90 दिनों के राउंड बनते हैं। अगर आप हिम्मत करके इसमें डेली आते रहें तो मेरे बच्चे कब 31 जनवरी आ जाना है पता भी नहीं चल। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो हमारे सिलेबस का आखिरी दिन हो, 31 जनवरी का हम अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे। लेकिन मेरे बच्चे उस दिन बड़े सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कई लेक्चर वैसे ही छोड़े होंगे, या बड़े सारे ऐसे ऑनलाइन वाले होंगे जिन्होंने बड़े सारे लेक्चर पेंडिंग रखे होंगे। ये मेरे बच्चे खुदा ना खासा सत्यानाश। अब ये पास होंगे कि नहीं, अब ये किस्मत की बात है। ले बेटा, तीन अल्फाज हम सारा जिक्र करते आ रहे हैं क्योंकि जरा पहली क्लास है, जरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए इसमें कि सब्जेक्ट जो पढ़ने जा रहे हो इसमें डाटा क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, रिस्क क्या होगा। वैसे थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया। सबसे पहले हम डाटा की बात करते हैं। अगर हम सीएफई की बात कर लें तो यहाँ पे सीएफई में डाटा किस किस शक्ल में पड़ा होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, मेरे बच्चे जब स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, क्या यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल करते हैं? ऑनलाइन बच्चे हों तो ऑनलाइन फिल करते हैं, यहाँ पे फिजिकल आके फिल करते हैं। और जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी मेरे आपका डाटा है। इसी तरह मेरे यहाँ पे एकेडमिक डाटा, ओवरऑल जो सीए एसएससी के रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट सब्जेक्ट जो भी हो, अटेंडेंस अटेंडेंस का रिकॉर्ड वो भी यहाँ पे अभी शाहिद साहब एंटर होंगे, वो आपकी अटेंडेंस लगाएंगे। जब अटेंडेंस लगाएंगे ये भी हमारे लिए एक डाटा बनेगा एकेडमिक। उसके बाद मेरे यहाँ पे बड़ा सारा फाइनेंशियल डाटा होगा जो आपकी फीस वगैरह से रिलेटेड। यहाँ पे लर्निंग एक्टिविटी डाटा भी होगा, यानी कि आज कितनी क्लासेस हो रही हैं, कितनी क्लासेस ये जैसे एलएमएस लॉगिन रिकॉर्ड्स, कितने बच्चों ने ऑनलाइन आज क्लासें, जैसे हमारा एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस के अंदर मेरे बच्चे, जाहिर बात है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं। अब हमें देखना पड़ता है कि आज कितने बच्चों ने लॉगिन किया, कितने बच्चों ने कितने घंटे एमएस ऑफिस की क्लास अटेंड किए, वो हमारे पास सारा रिकॉर्ड बन रहा होता है। वो जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सारा मेरे बच्चे क्या है। अच्छा यहाँ पे याद रखना, ये लफ्ज मैं इन्फॉर्मेशन बोलूँ या डाटा बोलूँ, इन दोनों को सेम सेम ही रखना है। यहाँ पे ये नहीं कहना नहीं नहीं सर ये तो इन्फॉर्मेशन ही होती है, ये तो डाटा होता है, ये हमारे सब्जेक्ट में है ही तीन अल्फाज, डाटा, सिस्टम और रिस्क। क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन का कहीं पे है? वो डाटा ही मेरे बच्चे यहाँ पे क्या होगा, वही इंफॉर्मेशन होगा। खैर उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पे एग्जामिनेशन डाटा भी होगा, फैकल्टी इंटरेक्शन डाटा भी होगा, यानी कि आज मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूँ, मेरी अटेंडेंस लगी होगी, वो भी यहाँ का डाटा बना होगा। कितने घंटे मैंने पढ़ाई होगी, ये कितनी देर, कितने बजे एंटर हुआ, कितने बजे गया, सारा कुछ आज और दिन में कितने लेक्चर पढ़ाए मैंने, ये सारा डाटा यहाँ पे। मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का डाटा भी होगा, और भी रिस्क रिलेटेड, ये तो खैर अलग उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगली बात आती है सिस्टम की। आप सीएफई में यहाँ पे पढ़ने आए हो, क्या यहाँ पे सिस्टम होंगे? पक्की बात है, बगैर सिस्टम के थोड़ी यहाँ पे सीएफई काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले मेरे बच्चे यहाँ पे जितनी भी आपके एडमिशन और फीस के मामला हैं उसके लिए लाजमी तौर पे हमने कोई एमआईएस बनाया हो, कोई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया हो। ये जो आप वो जो पढ़ के आए हो ना चैप्टर नंबर 5, में बार बार कह रहा हूँ, वो बड़े अहम चीजें हैं। इतना शुक्र है कि कम से कम मैंने भी पढ़ाया हुआ, और मैं कम से कम आप लोगों को याद करवा सकता हूँ, चाहे आपको याद नहीं कि वो फलानी चीज आप वहां पे पढ़ के आए हो। खैर, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मेरे बच्चे यहाँ पे वो लफ्ज क्या है, सिस्टम है। वो टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आपने वहां पे पढ़े थे हैं। जैसे यहाँ पे एंटर हुआ कोई भी बंदा, वो आते ही वहां पे अटेंडेंस का एक मशीन लगी हुई है, वो थंब इंप्रेशन से वहां पे अपनी अटेंडेंस लगा रहा है। ये मेरे बच्चे क्या है, ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। ये भी एक सिस्टम है यहाँ पे जो अटेंडेंस के सारे रिकॉर्ड को, सारे मामला को देख रहा होता है। इसी तरह मेरे बच्चे यहाँ पे ये जो एलएमएस है, आप कहते हैं सर एलएमएस की एक्सेस है, तो एलएमएस खाली लफ्ज बोल देते हो मेरे बच्चों, या पोर्टल देते हैं मेरे बच्चों। ये जो पोर्टल का लफ्ज आप बोलते हैं ये भी एक सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे सीएफई ऑनलाइन पोर्टल फॉर नोट्स टेस्ट जो भी है, ये पूरा एक सिस्टम है। आप कहते हैं सर मैं क्लास घर बैठ के पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ? हम कहेंगे बिल्कुल, हमारे पास सिस्टम जिससे आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, वो क्या है, एलएमएस है। इसी तरह मेरे बच्चे यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जूम फॉर लाइव, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे ऑनलाइन उसको क्लास अटेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप, अगर कोई बच्चा कहता है सर अगर हमने कोई क्यूरी करनी हो, हम कोई है कोई तरीकाकार यहाँ पे, हम कहेंगे बिल्कुल यहाँ पे व्हाट्सएप के जरिए आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। और फिर बाद आप कहते हो यार वो फलाना जो कॉलेज है उसमें ये हर वक्त 24 घंटे जब मर्जी हम मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे तो फौरन रिप्लाई जाता है, उनके कमाल का ये सिस्टम है। स्टूडेंट्स की क्यूरीज को हैंडल करने का बड़ा जबरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये सारे सिस्टम, असेसमेंट सिस्टम, आपकी जो टेस्टिंग वगैरह होगी, और टेस्टिंग से अभी आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कितनी एक्सटेंसिव किस्म की इंशाल्लाह टेस्टिंग होगी इसमें। और ये सीआरएम भी होगा, मार्केटिंग का सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, जो भी ये मेरे बच्चे यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगली बात आ गई जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, जो आखिरी हमारा पोर्शन होगा वो है रिस्क का।
तो डाटा भी आपने देख लिया कि यहाँ पे बड़ा सारा डाटा भी पड़ा होगा, यहाँ पे सिस्टम भी काम कर रहे हैं। अब उसके बाद में रखिए यहाँ पे रिस्क कौन कौन से होंगे, बड़े सारे रिस्क हैं। सबसे पहले डाटा प्राइवेसी रिस्क है। कहता है कि यहाँ पे जो आपका डाटा पड़ा हुआ है, आपने सीएनआईसी की कॉपी दी रखी है, इस तरह की चीजें हो सकता है ना, क्योंकि बंदा खुदा ना खासा उसको चोरी करके उसके ऊपर सिम भी निकलवा ले, है बिल्कुल इस तरह का हो सकता है। और खुदा ना खासा आपने यहाँ पे जो अपने सेल नंबर दिए हुए हैं उसका कोई मिस यूज कर दे, बिल्कुल हो सकता है। और या हो सकता है जब आपका कोई सेल नंबर सीएनआईसी या इस तरह की इंफॉर्मेशन ली जा रही थी, या सीआरएन जब दर्ज किया जा रहा था, वो सीआरएन गलत दर्ज हो जाए, हैं ये क्या होंगे, ये डाटा मेरे अच्छा खैर ये कुछ और, ये प्राइवेसी की वही पहली उसमें रखिएगा। साइबर सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अभी कोई हैकर क्लास को हैक करके यहाँ पे अपनी क्लास शुरू कर दे, हैं तो इस तरह का मामला हो सकता है, बिल्कुल ये खतरात होते हैं मेरे बच्चे, इसको भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिस्टम डाउन टाइम रिस्क हो सकता है कि आज भाई हमारा सर्वर ही काम नहीं कर रहा। अक्सर आप बैंक में जाते हो फीस जमा करवाने, तो उनका सर्वर ही काम नहीं कर रहा होता, तो उनका सिस्टम ही सारे का सारा मेरे बच्चे बंद हो जाता है। यानी कि वो चुप करके बैठे होते हैं पीछे कुर्सियां करके, वो कहते हैं अब क्या हुआ, क्या है, सर्वर डाउन। इसका मतलब ये इस तरह के भी रिस्क होते हैं जो आपके पूरे के पूरे काम को कहीं ना कहीं पेंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद में रखे शाही साहब, ये डाटा इकट्ठा हो गया, आप हमारे अटेंडेंस लगी आप, तो डाटा इंटेग्रिटी रिस्क ये भी मेरे से आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि रॉन्ग मार्क्स अपलोडेड, आपके जो भी मार्क्स अक्सर होता है ना कि खुदा ना खास्ता आपका टेस्ट चेक होता है तो मार्क्स दे दिए जाते हैं, लेकिन एक दो सवाल के जो मार्क्स हैं वो ऐड ही नहीं किए जाते हैं। इसका मतलब है कि वो जो डाटा जो प्रोवाइड किया गया कि सर ये बच्चे के 50 में से इतने नंबर आए हैं, आप कहेंगे नहीं नहीं सर इन्होंने ये तो मेरे काउंट ही नहीं किए, इसका मतलब ये भरोसेमंद डाटा नहीं है, इसमें रिस्क है इंटेग्रिटी रिस्क है, यानी कि इस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो इस तरह के मेरे एक्सेस कंट्रोल रिस्क होंगे, ये बैकअप रिकवरी जो भी है, इस तरह के ये सारे रिस्क जाके हम चैप्टर नंबर जो लास्ट 4 चैप्टर्स होंगे इंशाल्लाह 13 14 सॉरी 14 15 16 और 17 इसमें जाके डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको मेरे बच्चे आइडिया दे दिया कि डाटा सिस्टम और रिस्क के अंदर आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। देखो आज मकसद ये नहीं था कि आज पढ़ाना शुरू कर दें, चैप्टर 1 इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे आपके पास किताबें शिताबें सारा कुछ चाहिए, और किताबें इस तरह चाहिए साथ उसके कम से कम आपने 2 या 3 हाईलाइटर लाजमी रखने हैं, पढ़ते हुए आपके पास होने चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह की चीज़ हो, कोई लफ्ज़ हो, उसको आप हाईलाइट कर लें, और आखिरी जब आखिरी वक्त आपने गो थ्रू करना है तो उसको लाजमी एक दफ़ा दे के चले जाए। तो खैर उसके बाद मेरे बच्चे थोड़ा सा आपका टाइम तो लगेगा, लेकिन हर ये जो आपने जैसे ग्रेड ए आपने देखा था डाटा, इसके 6 चैप्टर, इन 6 चैप्टर्स में आगे क्या पढ़ेंगे वो भी थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया, तब थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि क्या जो पहले पढ़ा हुआ था क्या इस तरह की कोई चीजें हमने पहले पढ़ी हैं या सारा कुछ यहाँ पे नया है। सबसे पहले अगर हम ग्रेड ए की बात करें मेरे बच्चे, उसमें जो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेज के बारे में। ये इंशाल्लाह कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि डाटा की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। कोई क्वालिटेटिव डाटा भी होता है, राणा साहब की आज क्लास हुई कुछ समझ नहीं आई, जब ये बाहर जाके आप बात करेंगे ये भी किसी को डाटा प्रोवाइड करेंगे, और ये कौन सा डाटा होगा, क्वालिटेटिव डाटा। मैं जाके किसी को बताऊंगा सारे निकम्मे बच्चे थे, सुबह सुबह सारे सो रहे थे, हैं? तो ये भी मेरे बच्चे कौन सा डाटा है, कोई फिगर आ रही है इसके अंदर, ये इस तरह के क्वालिटेटिव डाटा हो। आज जब क्लास शुरू हुई इसमें 10 बच्चे थे, हैं ये कौन सा डाटा होगा, ये क्वांटिटेटिव। इस तरह की चीजें मेरे बच्चे हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर नंबर 1 में। इसी तरह आगे जाके डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है। बस अभी इतना दिमाग में रखना कि यहाँ पे जितने भी हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड यहाँ पे सीएफए में पड़ा हुआ वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पड़ा हुआ, बस अभी इतना याद रखना। जैसे सेमी स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो उसमें मेरे बच्चे ये आपके बस की बात ही नहीं, ये प्रोग्रामर्स का डाटा है, इसको भी डिस्कस करेंगे, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या, और अनस्ट्रक्चर्ड ये भी आपकी जिंदगी का आपसे रिलेटेड है। यानी कि ये जो वीडियो शीडियोस, ये जो जितने भी वॉइस मैसेजेस ये सारे हम सेंड करते हैं, या सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ये सारा जो डाटा बनता है ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ये क्या होता है इसको मजीद आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इंटरनल हो सकता है, प्राइमरी होता है डाटा। ये मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 1 के अंदर सारी डिस्कशन होगी डाटा की बेसिक बात। उसके बाद जब चैप्टर 2 में जाएंगे उसमें डाटा गवर्नेंस और मैनेजमेंट की बात करेंगे, यानी कि ये जो डाटा है इसको कैसे मेरे बच्चे कैसे देखो यहाँ पे सीएफई में जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है इस्तेमाल के लिए किया जा रहा है कि जब इस डाटे की हमें जरूरत हो, ये डाटा अवेलेबल हो, ये डाटा हमारे पास सही पड़ा हो, और ये डाटा सिक्योर भी हो। जब इस तरह के बंदोबस्त कर रहे होंगे उसकी लफ्ज बोलेंगे डाटा गवर्नेंस, कि डाटे को आपने गवर्नेंस करनी है, उसकी मैनेज करना है उसको। उसके लिए मेरे बच्चे यहाँ पे डिफरेंट तरह की चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें कुछ क्लासिफिकेशन का भी जिक्र होगा, होता है ना कि अक्सर आप कहते हैं ये डाटा पब्लिक है, ये डाटा सेंसिटिव है, ये डाटा रेस्ट्रिक्टेड है, इस तरह की चीजें डिस्कस करेंगे। इसी तरह लाइफ साइकिल क्या होती है डाटा की, जैसे आम चीजों की जिंदगी होती है इसी तरह डाटा की जिंदगी भी होती है। डाटा पैदा होता है उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और आखिर में मर जाता है। यही मेरे बच्चे यहाँ पे भी हम चीजें डिस्कस करेंगे कि क्रिएशन से लेके उसकी डिस्पोजल या डिलीशन तक डाटा की क्या जिंदगी होती है। उसके बाद मेटा डाटा क्या होता है, डाटा डाटा के बारे में डाटे को मेटा डाटा कहते हैं। अब अजीब सी बात है, जैसे जस्ट एग्जांपल मैं बच्चों को बता रहा हूं कि आप ये किताब पढ़ने जा रहे हो आज, इसका जो पहला पहला पेज है उसके अंदर बताया हुआ है कि इस किताब के अंदर कितने टोटल चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर किस पेज से शुरू हो रहा है और उसका नाम क्या है। ये जो किसी चीज के बारे में कोई चीज बता रही हो ना उसको मेटा डाटा कहते हैं।
तो मेटा डाटा मेरे बच्चे जैसे होता है ना कि घरों के बाहर आपने लिखा होता है चौधरी फलाना एडवोकेट ये वो सौ रुपये, वैसे मैं बता रहा हूँ ये डाटा के बारे में डाटा है। तो इसको क्या लफ्ज बोलते हैं, मेटा डाटा। उसी डाटा की इंटेग्रिटी इस तरह की बातें हम सारी जाके इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर 3 हमें बताया कि इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिटिक्स। अब ये भी बात नहीं होगी, माशाल्लाह एनालिसिस आप सुबह से शाम तक परफॉर्म करते हैं। जैसे अभी आप आपके इस क्लास में बैठे, आपने कहा कि इस क्लास में भाई मेरे अलावा इतने के बच्चे बैठे हुए हैं, इसका मतलब राणा साहब के पता नहीं बेचारे की इस बंदे के जो खर्चे हैं वो पूरे होते भी होंगे कि नहीं है, इसके इसकी जो अपनी यहाँ पे रेम्युनरेशन बनती होगी इन बच्चों से पता नहीं इसकी पूरी होगी भी कि नहीं। तो एनालिसिस तो आप माशाल्लाह शुरू से ही परफॉर्म कर रहे हो। तो ये बचपन से करते आ रहे हैं, चाहे आप रेडी वाले के पास बैठे हैं कि अच्छा अभी मैं बैठा हूं मेरे होते हुए इसके पास 10 कस्टमर आ गए हैं, और उन्होंने अगर 10 कस्टमर ने 50-50 का भी खरीदा हो तो 500 की इसकी सेल होगी सिर्फ आधे घंटे में। तो ये कम से कम 8-10 घंटे तो यहाँ पे बैठता होगा, और 8-10 घंटे बैठता होगा तो ये 500-500 की सेल करता होगा आधे घंटे में, तो 1 घंटे में 1000, तो 8-10 हजार की तो इस रेडी वाले की सेल हो जाती है डेली है। उसमें से कम 2-3 हजार रुपया तो बचा के चला जाता है, और अगर डेली 2-3 हजार बचाता है तो महीने का लाख के करीब, ला मैं सीए क्यों कर रहा हूँ। कहने का मतलब इस तरह ये सारा हम कहाँ पे जाके डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर, कि एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं जो वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं कि क्या हुआ है भाई, ये बैच तो हमारा घाटे में गया है जो इसमें बड़े थोड़े बच्चे आए हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक भी हो, वजह क्या है, सर क्लास बड़ी सुबह सुबह, इनको ये टाइम सूट नहीं करता, इस टाइम ये सो रहे होते हैं। उसके बाद प्रेडिक्टिव, आगे फ्यूचर में क्या, आगे क्यों कि फ्यूचर में है तादाद बढ़ने की, बिल्कुल मेरे बच्चे, क्योंकि इस दफा डाटा की बेचारे की वो है नहीं जैसा सोचा हुआ था कॉलेजेस ने, जो प्लान किया हुआ था। हम कॉलेजेस प्लान करते हैं, और जो हम प्लान कर रहे होते हैं मेरे बच्चे वो कहीं ना कहीं प्रेडिक्टिव होता है। हम अंदाजा लगा रहे थे कि इस दफा, खुदा ना खासा वैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये ना सोचें हमने तो बंदोबस्त करना होता है ना, कि सारे बच्चों ने जज्बाती तौर पे पूरा ग्रुप ए दिया हुआ ताकि उसका डाटा का पेपर एग्जाम्प्ट हो जाए, और कितने परसेंट बच्चे होंगे जिनका पूरे का पूरा ग्रुप ए पास हो जाएगा। और अगर खुदा ना खासा किसी बच्चे का ग्रुप ए पूरा पास ना हुआ तो पक्की बात है उसको डाटा उठाना पड़ेगा, और डाटा तो फिर जाहिर बात है इस दफा एक मेन सब्जेक्ट होगा। लेकिन उस तरह नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। उसमें क्या सर सारे बच्चे पास होंगे, नहीं बच्चे तो नहीं पास हुए, लेकिन मेरे बच्चे ग्रुप ए में 4 पेपर थे। अब 4 पेपर देने के बाद अगर तो अज्यूम कर लो, अगर तो किसी का एक पेपर भी खुदा ना खासा रह गया, उसको सीलॉ भी मिल गया। उसके बाद उसको अज्यूम कर लो कि वो जो पेपर रह गया वो भी वापस मिल गया। और अगर उसका एक ही पेपर रह गया, उसका ग्रुप बी भी ओपन था, उसने वो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह अटेम्प्ट किए हुए थे वो ही दोबारा उसने जाके उसको वो करना शुरू कर दिया, या एमएफए वगैरह ले लिया, लेकिन इस सब्जेक्ट से वो डर गया, उसने कहा गोली मारो। और जिसके खुदा न खासा जिसके 2 पेपर फेल हो गए, उसके पास वैसे ही 2 फेल होने के बाद भी इतने बच गए, अब 2.5-3 पेपर, वो कहता है कि यही दे लूं काफी। तो डाटा की तरफ उसकी नौबत ही नहीं है। तो जो हमने सोचा था, हम कुछ और अंदाजा लगा के बैठे हुए थे और अपने टाइम बचा के बैठे हुए थे। हमने कुछ बैचेस के लिए टाइम बचाया कि इस दफा हमें टाइम बचाना है ताकि बच्चों को हैंडल कर सकें उस वक्त। लेकिन वो सारे का सारे जो भी हमारी प्रोडक्शन थी, जो हमने अंदाजे लगा रखे थे डाटा की बेस के ऊपर जो हमारे पास अवेलेबल था, मेरे बच्चे वो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं गलत हो गई। लेकिन बहरहाल ये कोई 4-4 5-5 बैचेस भी लगाए थे कुछ टीचर्स हैं, लेकिन वो एक एक बैच पहले चला, और एक एक बैच आप बड़ी मुश्किल से वो उसको बनाएंगे ताकि वो अपने उसको कम से कम चला तो सके। खत्म नहीं कर सकते इसको, क्योंकि अगला जो इस दफा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अगला ऑन हो जाए, क्योंकि आगे तो फिर ऑप्शन ही वो तो करना ही करना है। जिस बंदे के रह गए खुदा ना खासा जो अभी जान छुड़वा रहा है, नेक्स्ट टाइम तो उसको कर। कहने का मतलब ये सारे मेरे बच्चे ये हम क्या कर रहे होते हैं, ये एनालिसिस ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। खैर इस तरह की चीजें मेरे बच्चे चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 के अंदर हम बिग डाटा की बात करेंगे। बिग डाटा जैसा लफ्ज है वैसा ही इसका मतलब है, ऐसा डाटा जो बहुत बड़ी मुकदार में, इस डाटा को कहेंगे ये बिग डाटा है। जस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें, अगर आप अमेजोन की बात करें, अब अमेजोन में एट ए टाइम मेरे बच्चे हजारों ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, वहां पे हजारों लाखों लोग एट ए टाइम वहां पे विजिट कर रहे होते हैं, अपने हजारों लाखों लोग एट ए टाइम वहां पे अपने रिव्यूज दे रहे होते हैं, हजारों ईमेल्स आ रही होती हैं, पता नहीं इतना ये जितना डाटा, और इतनी सारी तस्वीरें अपलोड हो रही होती हैं, लोग कमेंट्स कमेंट्स व्हाट्सएवर, ये जितना कुछ चल रहा है मेरे बच्चे, ये सारा डाटा उसके पास जो इकट्ठा होगा वो किस शक्ल में इकट्ठा होता है, बिग डाटा। इसमें 5 खसूसियात होती हैं, जाके डिस्कस करेंगे। इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, इसमें स्पीड भी बड़ी होती है। ये नहीं होता कि इस डाटा को एक्सेस करना, जैसे आप फेसबुक के ऊपर जब तस्वीर अपलोड होती है कितनी देर लगती है उसमें, है? मेरा ख्याल चंद सेकंड। और वो तस्वीर पे तस्वीर, वीडियो पे वीडियो अपलोड किए जा रहे हो सारा दिन, इमरान खान के हमायती उसकी और नवाज शरीफ के हमायती उसकी, सारा दिन लगे हुए। और इकरार हसन जो नया हमारा कौमी लीडर है उसकी अपनी उसकी। खैर कहने का मतलब इसमें वेलोसिटी भी बड़ी होगी, इसमें वैरायटी भी होगी, बड़ी डिफरेंट तरह का डाटा होगा, इसमें वेरासिटी भी होगी कि आप भरोसा कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी होगी, ये फजूल नहीं। तो ये इस तरह की बातें जाके हम डिस्कस करेंगे मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। और डाटा चैप्टर नंबर 5 ये आपका बचपन का चैप्टर नंबर 5 जो आप पढ़ के आए, फिर मैं कहूँगा
क्या वहां पे डाटा मैनेजमेंट सिस्टम था? पक्की बात है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वहां पे था। जैसे अगर अगर अभी मैं कहता हूँ कि अज्यूम कर लो, यहाँ पे मैंने किसी बच्चे को बुलाया, उसको कहा कैसा करें आज की इन बच्चों की वहां पे अटेंडेंस शीट लेकर आ। वो बच्चा वहां पे जाएगा, वहां पे फाइल के अंदर अटेंडेंस शीट लगी होगी, उसको लेकर आएगा और लाके मुझे दे देगा। देखिए मेरे से वही अटेंडेंस सारी की सारी अगर आपके सिस्टम में मेंटेन हो रही है, और मैं इस सिस्टम को कहता हूं मुझे आज इन बच्चों की फलाना बैच है, इन बच्चों की अटेंडेंस शीट प्रोवाइड करो। आपको लग रहा है यहाँ पे कोई बंदा यहाँ से एंटर होगा, इसमें जाएगा, वहां पे चलता हुआ किसी फाइल के पास पहुंचेगा, वहां से अटेंडेंस शीट ला के देगा? यहाँ पे बंदा तो नहीं होगा, कोई ना कोई तो तरीकाकार है ना मेरे बच्चे इसके अंदर। वो सारा जहां पे मैं डाटा स्टोर कर रहा हूँ, फिर जब उस डाटा को रिट्रीव करता हूँ, किस तरह वो डाटा वहां पे स्टोर होता है तहों के साथ, या ये कह लो कि तरतीब के साथ, और किस तरह उन तरतीब में रखे हुए इतने सारे डाटा में से जो मैंने डाटा मांगा वही ला के वो मुझे दे रहा होता है। इस सब के लिए एक सिस्टम होता है जिसके लफ्ज क्या बोलते हैं, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो ये सारे काम कर रहे होते हैं उसमें बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हम, जिस तरह हमारे यहाँ पे फाइलें शाइलें रखने के लिए दराजें अलमारियां हमने बनाई होती, ऐसे सिस्टम के अंदर भी दरवाजे, ये सारे अलमारियां और दराजें बनी होती है मेरे बच्चों। और वहां पे भी सॉफ्टवेयर काम कर रहे होते हैं ये सारा काम करने के लिए। ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और फिर चैप्टर जो 6 होगा इसका आखिरी होगा, वो डाटा की सफाई सुथराई करेंगे। जो डाटा हमारे पास है उसको काबिल यूज बनाने के लिए, उसके लिए हम उसके नॉर्मलाइजेशन और वेयर हाउसिंग करेंगे। और यानी कि होता है कि जैसे अल्फाज के प्रोसेस टू रिड्यूस रेडंडेंसी एंड इंप्रूव डाटा इंटीग्रिटी, यानी कि जो डाटा फजूल किस्म का उसको खत्म करके, ये मेरे बच्चे हमारे जो पहला आधा तकरीबन पेपर, ये हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ग्रेड बी शुरू होगा, और ग्रेड बी सिस्टम के बारे में है। और ये सिस्टम अब तो वो मोस्टली वो बातें जो आप आई के अंदर पढ़ के आए हो, चैप्टर 5 आईटी सिस्टम आर्किटेक्चर, याद है वहां पे सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ा था कि जब आप कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ते हो, कंपोनेंट्स को जोड़ने के बाद जो शक्ल निकलती है उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल वैसे ही समझा रहा हूं आपको, ये मेरे सामने ये मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ, इसके बाद यहाँ से एक तार निकली होगी, ये सामने जो कैमरा लगा हुआ है इसके साथ कनेक्टेड होगी। इसके बाद यहाँ से कोई तार निकल के वो मेरे ऊपर आपके जो मल्टीमीडिया लगा हुआ है उसके साथ कनेक्टेड होगी। इसके बाद मेरे बच्चे यहाँ से एक तार जाती होगी इस लैपटॉप से निकल के, वो मेरे बच्चे यहाँ पे जो हमारी ये कोई अगर स्पीकर स्पीकर इस क्लास में जरूरत ही नहीं होती तो स्पीकर लगे हों तो उसके साथ कनेक्टेड होगी। इस सबको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोई ना कोई शक्ल आपको नजर आ रही होगी कि डिवाइसेस आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं। इसके लफ्ज क्या बोलते हैं, ये सिस्टम आर्किटेक्चर है। तो ये मेरे बच्चे ये चीजें आप बचपन से पढ़ के आए हैं, ये दोबारा पढ़ेंगे आप। और उसके बाद मेरे बच्चे ये याद है ये अल्फाज, लैन वैन, ये सारा कुछ, ये ना कहना कि सारा अपनी तरफ से ही कहे जा रहे हैं दिल की तसल्ली के लिए, नहीं नहीं बच्चे, ये सारी चीजें आपने वहां पे नेटवर्क्स वगैरह ये सारा पढ़ के आए हैं। उसके बाद मेरे बच्चे क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या होती है, व्हाट्सएप, ये भी डिस्कस करेंगे। और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लान ये भी उसी में पढ़ा था। जब आखिरी आखिरी वो सारे सिस्टम आपने पढ़ लिए थे हर लेवल में जो यूज होते हैं, तो आखिर में हमें चाहिए था कि ऐसा सिस्टम जिसपे आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन का व्यू ले सकें। तो हमने सारे सिस्टम्स को आपस में इंटीग्रेट कर दिया था। देखो यहाँ पे सीएफई में बड़े सारे सिस्टम काम कर रहे होंगे, यहाँ पे सेल्स सिस्टम भी है, मार्केटिंग सिस्टम भी है, एचआर सिस्टम भी है, फाइनेंस सिस्टम भी है। तो इस डिफरेंट जो सिस्टम काम कर रहे हैं वो अपने अपने लिहाज से काम कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े हैं उनको तो सारे कंबाइन करके चाहिए ना कि सब आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए मेरे बच्चे हम क्या किया करते थे, इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते थे। उसी इंटीग्रेटेड सिस्टम का नाम क्या था, ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। यानी कि एक एंटरप्राइज में जितने भी रिसोर्सेस हैं उन सबको एक ही शक्ल, एक ही जगह पे इकट्ठे कर देना और उनसे एक ही व्यू लेना, उसके लफ्ज क्या करते थे, ईआरपी। खैर इसको भी मेरे से हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 में जाके। और चैप्टर नंबर 9 ये बड़ा जबरदस्त हो, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। यहाँ पे आज के दौर में जो जो थोड़ी सी नहीं आ रही, अच्छा नहीं इनमें भी उस तरह की नहीं, मैं आपको पहले चीज बता दी थी कि ये सारी चीजें कई सालों से डेवलप हो रही है, लेकिन हमारे इस फील्ड में इतनी ज्यादा हो जाएगा इसका कि हम टोटली इस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। वो नजर नहीं आ रहा था इतनी जल्दी, अब जब आना शुरू हो गया अब आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मेरे से इसमें हम पढ़ेंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई क्या होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही इंटेलिजेंस का लफ्ज, अब जैसे आपके लफ्ज बोलते हैं कि आप बड़े जहीन हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो आज के दौर में कुछ और जहानत भी है जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम इंसानों को यूज नहीं कर रहे, हम जहानत के लिए कुछ मशीनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अज्यूम कर लो कि मैं ये जितना डाटा यहाँ पे प्रिपेयर करूंगा वो मेजोरिटी मेरे बच्चे वो एआई से ही प्रिपेयर किया जाएगा। है जाहिर में मुझे भी असिस्टेंट चाहिए था, लेकिन असिस्टेंट जो मेरा बेचारे उसको खुद को असिस्टेंट की जरूरत है, उसने भी अपने पेपर पास करने हैं। अगर मैं इसको कहूँ कि पहले मुझे याद है, मैं ये तो नहीं कहता कोई बड़ा खुदा ना खासा कोई लफ्ज, जब मैं टीए था ऑडिट का किसी हमारे एक सर के साथ, क्योंकि सर प्रिंसिपल भी थे, तो उन्होंने जो ऑडिट पढ़ाते थे उसकी पूरी जो सर की किताब थी वो मैंने तैयार की थी उसके लिए। लेकिन वो मैंने ऐसे नहीं की थी कि मैं सर आप उस वक्त टीए थे और आप इतने पहुंचे हुए कि आपने पूरी उनकी ऑडिट की किताब, नहीं नहीं, मैंने 4 किताबें सामने रखी है, 4 किताबें सामने रखी, और हर किताब में जो सही बच्चे के लिए आसान हो सकता था, एक पॉइंट यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा वहां से, इकट्ठा करके मैं 5 पॉइंट लिखा करता था और नोट्स तैयार करके मैंने पूरी सर को किताब बना के दी। अच्छा यही काम ये जहानत करती है, इसके पास भी पीछे डाटा पड़ा होता,
और ये आपको, आप कहते हैं ना ये चीज मुझे आसान पॉइंट बता के करो, 10 एग्जाम्पल दो, वो इसी तरह उठा उठा के चीजें उसी डाटा से लाके आपको दे रही होती है। तो सेम उसी तरह काम होते हैं जिस तरह आम लोग करते हैं। खैर, ये मेरे से यहाँ पे एआई की बात करेंगे, ब्लॉकचेन क्या होती है। आजकल आपको पता है कि आप बिटकॉइन और इस तरह की ये जो और क्या लफ्ज बोलते हैं बिटकॉइन के साथ, क्रिप्टो श्रिप्टो जो भी है, खास तौर पे, और फ्रेंच इंस्टीट्यूट जो है खास तौर पे लॉजिस्टिक्स वाले, ये ब्लॉकचेन इस्तेमाल करते हैं। होती क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिनटेक मतलब, मत नाम इसका क्या है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी को, जो ऑनलाइन आप पेमेंट्स करते हो, उसके लफ्ज क्या बोला करेंगे, फिनटेक है। इसलिए तो आपका पूरे का पूरा कोर्स है फाइनल के अंदर, कि फाइनल में आपने फिनटेक भी करना है। तो फिनटेक क्यों पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपसे तो रिलेटेड है वो सारे का सारा। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, होता है कि खुदा ना खासा इधर हॉस्पिटल में या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिवाइसेस लगे होते हैं कि अगर कहीं पे धुआं या टेम्परेचर खास लिमिट से बढ़ जाए तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। वो क्या कौन चीजें बता रही होती हैं, वो आईओटीज होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती हैं मेरे बच्चों। इसको भी डिस्कस करेंगे। ये गाड़ियां शाड़ियां आज खुद का तरीके से चल रही हैं, उसके अंदर क्या लगा है, आईओटी लगा होता है। लोग अब आगे आपको अल्फाज बोलते हैं, सिरी ऐसा कर लाइटें ऑन कर दें, सिरी ये लाइटें बंद कर दो, सिरी फलाने का नंबर मिला दो। ये सारा क्या चल रहा होता है मेरे बच्चों, ये आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो इसको भी डिस्कस करेंगे, इस तरह की चीजें, रोबोट्स वोट्स, ये सारा मेरे बच्चे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर बातें करेंगे। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन का जिक्र करेंगे, कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग जैसे मेरे बच्चे मशीनें सीख रही हैं। यानी कि हम लोग सीखने के लिए पैदा हुए थे, हम सीख रहे थे, नॉलेज हासिल करना हमारी कहीं ना कहीं हमारा हक भी था और जिम्मेदारी भी थी, और हम सीखते थे उससे। और जो ज्यादा सीख लेता था वो बादशाहों का, या तो वो खुद बादशाह बनता था या कम से कम उसके वजीर मशीर बना करते थे। लेकिन आज के दौर में मेरे बच्चे यही काम जो सीखने सिखाने वाला वो मशीनें कर रही, तो मशीनें सीखती हैं। ये मशीनें कैसे, मशीन लर्निंग क्या होती है, इसको भी मेरे बच्चे डिस्कस करेंगे। जैसे होता है ना कि मैं जब ये सारा कुछ ये तैयार कर रहा होता हूँ, मैं उसको कहता हूँ ये फलानी चीज का मुझे ये इतनी एग्जांपल प्रोवाइड करो, तो ये मशीन मुझे कहती है कि मैं सोच रही हूँ, जरा रुको राना साहब, मैं सोच रही हूँ, थिंकिंग। स्किप का भी ऑप्शन आ रहा है कि इसकी सोचना को बंद करना है फौरन, जितना कि इसने सोचा है वो जवाब चाहिए तो वो भी ले लो, है। जब आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मशीनें इंसानों की तरह काम करती हैं। ये सोचती हैं, ये सीखती हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं एनालिसिस करके देती हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग करती हैं, सोचती हैं, सीखती हैं। और फिर आगे डीप लर्निंग डिस्कस करेंगे। यानी कि ये तो मेरे बच्चे कमाल का कॉन्सेप्ट हो गया ना, जहां मशीनें खुद का तरीके से खुद ब खुद मेरे बच्चे क्या करेंगी, बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करती हैं। जैसे जो खुद कार, ये जो कारें हैं बगैर ड्राइवरों वाली, अब इंसान आगे आएगा, कहाँ पे टर्न लेना, क्या करना है। ये मेरे बच्चे कहाँ पे चली जाती है, ये डीप लर्निंग में चला जाता है, जहाँ पे मशीन को टोटली इंसानों और उससे भी जरा थोड़ा सा मामला मजीद बेहतर हो। कहीं ना कहीं इंसान से तो फिर भी गलतियां हो जाती हैं, उसमें गलती के चांसेस और भी कम होते हैं। इस तरह की चीजें मेरे बच्चे हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर जाकर। चैप्टर नंबर 11 क्लाउड कंप्यूटिंग का हो, यानी कि क्लाउड का मतलब बादल ही होते हैं यहाँ पर, है। ऐसी कंप्यूटिंग जो शायद बादलों के जरिए होगी। जस्ट एग्जाम्पल, अज्यूम कर लो कि मैं अभी यहाँ पे आईकैप की वेबसाइट ओपन करता हूँ और वहां पे डिफरेंट तरह की किताबें डाउनलोड करता हूं। आप कहेंगे सर ये तो कमाल हो गया है, आईकैप की वेबसाइट कहीं आपके सिस्टम में पड़ी हुई है? नहीं नहीं, ये कहीं आसमानों पे पड़ी हुई थी रोज, और मेरा सिस्टम तारों के जरिए किसी ना किसी, ऐसा होगा कोई कनेक्शन, उसके जरिए उसके साथ कनेक्टेड था। और मैंने क्या किया, यहाँ पे उस डाटे को पड़ा हुआ जो बादलों में पड़ा हुआ था उसको एक्सेस किया है। याद करें, ये सारा आप आई2पी के अंदर पढ़ के आए हैं कि सर्वर्स पड़े होते हैं। अब दुनिया में लोगों ने सर्वर रखे होंगे, वो सर्वर मेरे बच्चे कैसे कनेक्ट होते हैं, उन सर्वर में डाटा पड़ा हुआ है, और उन सर्वर से कैसे कनेक्ट होते हैं, थ्रू इंटरनेट। बगैर इंटरनेट के आप उन सर्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो ये चीजें मेरे बच्चे हम क्लाउड कंप्यूटिंग में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, आप उनको यूज करके जैसे मर्जी रिपोर्ट तैयार कर लें, सारा कुछ कर लें। ये कैसे पॉसिबल है? जैसे अगर आप अभी मान लो कि पबजी खेलना चाहते हैं, वो पबजी आपके कंप्यूटर मोबाइल में थोड़ी पड़ी हुई है, लैपटॉप में थोड़ी पड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे दूर पड़ी हुई है, किसी बादलों में पड़ी हुई है, किसी सर्वर पे पड़ी हुई है। और अगर आपका इंटरनेट नहीं आ रहा कि आप पबजी खेल सकते हो, नहीं है, आपको तार के जरिए उस सर्वर से कनेक्ट होना जिसमें पबजी पड़ी हुई है। जब वो पबजी वहां पे मान लो कि कनेक्ट हो गए, अब आप अपने मोबाइल पे खेल सकते हैं। तो ये सारा मेरे बच्चे एक्चुअली उस वक्त जो भी चल रहा है, ये सारी इस तरह के अल्फाजों के लफ्ज क्या बोला करेंगे, ये क्लाउड कंप्यूटिंग। खैर, इसको डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है, ये IASC PASC ऐसे ऐसी, ये भी मेरे बच्चे तरीकाकार होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यानी कि कुछ लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा होता है, वो कहते हैं कि सर आओ यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग शिल्डिंग हम आपको दे रहे हैं, तारे शारे लगी हुई हैं, यहाँ पे अपना सर्वर रखे, उसको यूज कर लो। इस तरह की चीजें हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करेंगे, कुछ पूरे का पूरा सर्वर ही हमें प्रोवाइड कर दिया करेंगे, तो चलता चलता ये क्या होता है, ये इंशाल्लाह जाके आगे डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर 12 में ब्लॉकचेन और फिनटेक, वैसे मैंने थोड़ा सा भी बता दिया, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में से। ये बड़ी, ब्लॉकचेन क्या है, ये बड़ा सिक्योर तरीका कार होता है किसी ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने की। ऐसी जब इसके जरिए आप ट्रांजेक्शन करते हो, फिर वो हैक नहीं हो सकती।
है, फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कि बड़ा कमाल किस्म का तरीकाकार है, जो बड़ी हसास किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे किसी तरह का वो टेम्परिंग या मान लो कि हैकिंग शैकिंग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो इसको यूज करते हैं। अब जैसे बिटकॉइन है वो बड़ी महंगी, और अगर किसी ने एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे को कोई एक बिटकॉइन ट्रांसफर किया है, अब मेरे बच्चे मान लो कि ये हैवी गेम हो जाती है। अब खुदा ना खास्ता वो रास्ते में कोई हैकिंग हो जाए, उसमें कोई चेंज हो जाए, उसके लिए लफज इस तरह की टेक्नोलॉजी ये कैसे काम करेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे, और फिनटेक वगैरह। खैर, और इंपैक्ट ऑफ डिजिटल डिसरप्शन ऑन बिजनेस एंड अकाउंटेंसी चैप्टर 13 में जाकर डिस्कस करेंगे। ये जितनी डिसरप्शन का यहाँ पे मतलब क्या है, ये जो जिद्दत आ गई, ये जो जिद्दत आ गई है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर, इसका बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट है भाई, सत्यानाश कर दिया कई कारोबारों में इस डिसरप्शन ने, और कई कारोबारों को बड़ी तकवीत दी इसने। जैसे ये जो हमारे सीए के कॉलेजेस हैं, इसका सत्यानाश कर दिया इस टेक्नोलॉजी। अभी कुछ कुछ को मान लो कि कुछ फायदा भी हो रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो भी नुकसान में जाए। हमारी जो इंडस्ट्री थी इसका तो तबाही फेर दी इसने, ये जो डिजिटल डिस्ट्रप्शन, क्योंकि क्लासें ऑनलाइन चली गई। जब ऑनलाइन चली गई तो फिर वो लेक्चर एक दफा रिकॉर्ड होना है, उसके बाद वही माशाल्लाह हाथों हाथ बिकना है। और यहाँ पे इस तरह का मामला भी है कि बच्चे लाखों कमा रहे हैं लेक्चर आगे बेच बेच के। तो बेचारा टीचर तो रुल गया ना मेरे रोज। और यहाँ पे फिजिकल क्लासेस में एक एक कॉलेज के अंदर कई कई टीचर पढ़ाया करते थे, और नए नए टीचर इन हुआ करते थे कि ये फलाने टीचर का तो टाइम पूरा हो गया, उसके आप बैच लग नहीं सकते, इसलिए नए टीचर को ऐड किया करते थे। अब कोई नया टीचर आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता फिलहाल, है ही नहीं इसमें गुंजाइश। क्योंकि अब अगर अज्यूम कर लो कि पहले तो इतने बच्चे फिजिकल आते को नहीं, अगर आना भी हो तो मेरे बच्चे उनको हम ऑनलाइन में बैठा देते हैं, और ऑनलाइन में किसी तरह की कोई स्पेस लिमिटेशन नहीं है, मतलब नए आने वालों के लिए रास्ते बंद हो गए। तो इस इंडस्ट्री का तो सत्यानाश कर दिया, लेकिन बड़ी सारों को फायदा भी दिया। इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इस नई टेक्नोलॉजी का बिजनेसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। उसके बाद आखिरी हमारा सिस्टम का होगा। सिस्टम मेरे बच्चे रिस्क मैनेजमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, बड़े सारे रिस्क जैसे अभी हम डिस्कस करें, साइबर सिक्योरिटी के खतरात होते हैं, कोई हैक कर ले, नेचुरल डिजास्टर होती हैं अक्सर, तो खुदा न खासा जल्जला, आग शाग या इस तरह के मामला, या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेलियर्स हो जाती हैं। तो इस तरह की चीजें मेरे बच्चे हम सारी जाके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रिस्क क्या होंगे और फिर उसकी किस तरह की सिक्योरिटी, और साइबर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन, ये मेरे बच्चे ये मिलती जुलती अल्फाज हैं ये सारे के सारे। तो ये मेरे बच्चे हम सारा डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ये सारे ये रिस्क से रिलेटेड ही है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब अल्फाज बोलेंगे तो फिर अल्फाजों को थोड़ा थोड़ा उसको बोलना भी, उसको बताना भी पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, मालवेयर क्या होगा, फिशिंग क्या होगा, रैंसमवेयर क्या होगा, ये डिस्कस करेंगे। होता है ना कि अभी कोई सॉफ्ट यहाँ पे कोई वायरस आ जाए, उसके लफ्ज बोलते हैं मालवेयर। या फिशिंग क्या होता है कि अक्सर आपको ईमेल्स आते हैं कि भैया तेरी लॉटरी निकली है, बस क्लिक करने की देर है, उसके बाद उस बंदे की लॉटरी निकल आती है जिसने वो आपको ईमेल किया होता है, यानी कि आपको फंसा रहा है। ये बिल्कुल जैसे हम फिशिंग करते हैं, होता है ना कि वो कुंडी फेंकते हैं और मछली चिमड़ जाती है उसमें वो गंडोया लगा के, हैं? तो यहाँ पर भी उसी तरह का मामला है। अब वो समझो कि वो जो आपको भेजा कि आपकी लॉटरी निकली है, आपका इतना इनाम निकला, फलाना निकला, तो वो गंडोया ही लगाया उसने, हैं? बस आप क्लिक करें एक दफा, फिर आप जाने और वो जाने। इस रैंसम भी है, रैंसम होता है ना कि अगवा कराए तावान, है। तो ये भी यहाँ पर भी है, लोग क्या कहते हैं हमारी वेबसाइट्स को, हमारे सिस्टम्स को हैक कर लेते हैं, और हैक करने के बाद वो कहते हैं कि इतना पैसा हमें दो, हम आपकी वेबसाइट वापस कर देंगे, यानी कि उन्होंने हमारी वेबसाइट हैक कर ली। अब यही देखो, लोगों के बच्चे उतने कीमती नहीं जितने उनके ये कारोबार ऑनलाइन कीमती। अल्लाह माफ करे, वैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा है, ये ना कहना कि सर ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यार, लोगों को बच्चे उठाने की जरूरत ही को नहीं। अब लोग क्या करते हैं, अब वो ये वेबसाइटें उठाते हैं ऑनलाइन, उसको हैक करके आपसे पैसे मंगवा के फिर वो वापस करते हैं। इस तरह की जो इनसाइडर मिसयूज होता है बात का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग, ये सारा मेरे बच्चे हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ले बेटा, अब आपने कैसे तैयारी करनी है, ये आप हैं, और आप इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करेंगे मेरे बच्चे। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि आपने बड़ी चालाकी के साथ इस सब्जेक्ट को तैयार करना है। और चालाकी क्या है, इसका जितना कोई चालाकी नहीं, इसमें जितना टाइम इसका बनता है मेरे बच्चे आपको पढ़ना पड़ेगा, रीड करना है, बार बार रीड करना है, बार बार रीड करना है, उसके अलावा हमारे पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी क्लास कितने बजे तक है, 10 बजे तक, ठीक हो। आज मैंने कहा था ना कि आज पहला दिन था, मुझे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी सड़कों के बारे में, क्योंकि पहले जब मैं आता था तो बच्चों के स्कूल का टाइम नहीं था होता था, तो मैं स्पीड आता था। आज तो माशाल्लाह लंबी लंबी लाइनें हैं। तो इसलिए खैर कल इंशाल्लाह मैक्सिमम 5-7 मिनट का मार्जिन तो होगा, सारी बात इतना तो 10 मिनट तक भी जा सकते हैं आप। अगर वैसे भी जब हम शुरू के आके वैसे ही रिपीट कर रहे होते हैं, तो अगर खुदा ना खासा थोड़ा बहुत कभी लेट हो तो आप उसमें, लेकिन पहुंच जाया करें क्लास में, चाहे जितना मर्जी हो। नहीं बेटा, अब हमारा कोर्स कवरेज प्लान क्या है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज वो होगी मेरे बच्चे कि हमारी स्टडी मटेरियल कौन सा यूज करेंगे। मेरे बच्चे स्टडी मटेरियल के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे दो किताबें होंगी। दो किताबों का मतलब, एक तो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट है जो आपने यूज करनी है, उसके बाद एक मेरे बच्चे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा।
लेकिन ये नोट्स क्या होंगे, आपने इससे देखना है और जो काम की चीज होगी उसको आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के ऊपर उतार लेना है। होगा क्या कि जो चीज भी यहां पे आप पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसकी एग्जांपल्स होंगे। मान लो कि यहाँ पे कोई 250-300 स्लाइड्स हैं जो आपको दे दी जाएंगे, एक एक चैप्टर के लिहाज से 200-300 स्लाइड्स। उसमें ये नहीं कि एक्स्ट्रा मटेरियल उस तरह का दे रखा है कि फजूल है, ना ना। जो चीज यहाँ पे लाइन लिखी होगी, लेकिन लाइन का मतलब क्या है कहीं नहीं लिखा हुआ, उसकी एग्जाम्पल आप सोचेंगे सर कोई एग्जाम्पल तो दो इसकी, है मैं तो यहाँ पे बता दूंगा लेकिन आप भूल जाएंगे। मैं क्या कर दूंगा, वो सारा आपको नोट्स की शक्ल में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने क्या करना है, उसको जो काम की एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह की चीजें याद करने के लिए सिर्फ मटीरियल, आई कैप की किताब के बाहर कुछ नहीं आना। अब आई कैप क्या करता है, आई कैप कहता है सर ये मेरी स्टडी टेक्स्ट है, ये मेरी डीएसआर की स्टडी टेक्स्ट है, आप इससे तैयारी करना, और ये है मेरा सिलेबस। आई कैप कहता है ये सिलेबस दे रहा हूं मैं आपको डीएसआर का, और ये है मेरी आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, कहता है इससे तैयार करो। हमने कहा कि सर अगर इससे तैयार कर लें क्या 100% तैयारी हो जाएगी? आई कैप कहता है कि 100% तैयारी होगी अगर आप मेरी स्टडी टेक्स्ट से तैयार करते हैं। हमने कहा कि सर हमने कुछ देखा है, कर लो कुछ चीजें सिलेबस में दी हुई हैं, यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है सर आई आपकी किताब में, तो उसका क्या बनेगा? आई कैप कहता है कि जो चीज मैंने सिलेबस में दी हो, अपनी किताब में ना दी हो, वो मैं टेस्ट ही नहीं करता। और मजे की बात क्या है, कहता है कि सर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन स्टडी टेक्स्ट में है, उसका क्या करना है? आई कैप कहता है मैं वो भी टेस्ट नहीं करता। यानी कि जो चीज स्टडी टेक्स्ट में ना हो और सिलेबस में हो, आई कैप उसको भी टेस्ट नहीं करता। और जो चीज स्टडी टेक्स्ट में ज्यादा दे दे और सिलेबस में ना हो, आई कैप उसको भी टेस्ट नहीं करता। यानी कि 100% स्टडी टेक्स्ट। इसलिए मैं, मेरे बच्चे सिर्फ किताब है जो आपको पेपर पास करने के लिए काफी है, उससे एमसीक्यूज भी सॉल्व होंगे इंशाल्लाह, उसी से आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसको आपने वो करना हो। अब देखो ना कई बच्चे कहते हैं सर वो एप्लीकेशन है, फलाना है, टमकाना है। अब मैं बच्चों को समझाता हूँ वैसे। अब देखो ना, आप फाइनल का ऑडिट पढ़ते हो, खुद सोचो बगैर नॉलेज उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के पास करना पॉसिबल है? है है और अरसे से लोग पास करते आ रहे हैं, और अब आपको बड़ा वादे नजर आ रहे हैं। आई कैप ने कहा कि ऐसा कर लो, अगर आप चाहें तो आर्टिकल बाद में कर लेना, पहले अपना सीए कंप्लीट कर लो। क्या रखा है? क्या है कि आपको ये पता नहीं कि भाई ये तो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल थे सर, हैं? हमने बड़ी मुश्किल से प्रैक्टिकल नॉलेज इकट्ठा कर करके क्या पेड पास किया था, हैं? बाकी सब्जेक्ट पास किया, अब फाइनल का हम कैसे इकट्ठा करेंगे इतना नॉलेज? भाई नॉलेज क्या इकट्ठा करना है, किताब दी हुई है क्या, सिलेबस दिया हुआ, उसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है और वहीं से पेपर आना। जब फाइनल के पेपर इस तरह आप बगैर प्रैक्टिकल नॉलेज के उसको कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खासा में इस चीज के वो है कि अगेंस्ट हूं कि ये नहीं है फलाना है, मैं इन चीजों को नहीं मानता। जैसे मैं कहता हूँ ये थ्योरी का पेपर है, आप बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर थ्योरी क्यों बोल रहे हो, प्रैक्टिकल बोलो, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। भाई बेशर्मा, तेरे मैं की दसा मैं तेरे वास्ते, ये थ्योरी का पेपर है, इसमें 100% थ्योरी है, और कहाँ से आनी है? किताब से आनी है। किताब तैयार कर लो, ये सॉल्व करेगा। तो मेरे बच्चे हमारे पास जो मटीरियल होगा वो कौन सा होगा? वो होगी आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, और साथ में मेरे बच्चे आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, और नोट्स बड़े कम्प्रीहेंसिव होंगे। यानी कि होता ना कि बंदा, एक बंदा कभी आगे जाके जब ये इंशाल्लाह सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आगे फ्यूचर में कोई बंदा किसी कॉलेज से, टीचर से ना भी पढ़ना चाहे, वो नोट्स उसके लिए काफी। यानी कि इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, हर लफ्ज का मतलब, हर चीज की एग्जांपल्स वहां पे अवेलेबल होंगे। उसके बाद मेरे अच्छे सिलेबस का हमने प्लान किया, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए होता है कि हमारी ये जो होता है ना, कि समझा रहा होता हूँ हर दफा कि हमारा ये जो तरीकाकार होता है ऑनलाइन पढ़ाने का, ये जरा थोड़ा सा दूसरों से थोड़ा सा इस तरह नॉर्मल है, कि और कॉलेजेस में भी है इसी तरह का, कि हम ये नहीं करते कि आज क्लास हुई है उसको 2-3 दिन के बाद एचडी या इस तरह का करके पोर्टल पे अपलोड करेंगे। सीए का बच्चा पढ़ने आता है, उसको इससे लेना, कोई लेना देना नहीं, इतना ज्यादा होना भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मुझे वो पूरी उसकी रिकॉर्डिंग हो, व्हाइट बोर्ड की रिकॉर्डिंग हो। देखो मैं यहाँ पे बैठा पढ़ा, लेकिन बच्चा कहता है नहीं वहां पे कैमरा लगा के आप इसी तरह बैठे यहाँ पे साइड में, मैं वो वैसे भी नजर आ रहा हूँ, है। अब ये जो हमारा उतनी की जितना के चाहिए तस्वीर उतनी के यहाँ पे आ रही होती है, हमने ये लैपटॉप का थोड़ी यूज करते हैं, ये अलहदा यूज करते हैं। तो बच्चे घरों में बैठ के उसी तरह क्लास वाली फीलिंग उसके साथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद में बच्चे यही हम रिकॉर्डेड भी दे दिया करते हैं कि उसमें बाद में सुन लें। और आगे डीएसआर का आपका जो पेपर होगा इंशाल्लाह, उसकी जो तारीख है वो है 9 मार्च। तो 9 मार्च को इंशाल्लाह आपका ये पेपर होगा। तो काफ़ी दिन मिल जाएंगे, यानी कि मार्च के भी आपके पास अवेलेबल होंगे। उसके बाद खुदा ना खासा मेरे बच्चे, अगर आपकी कभी कोई क्यूरी हो, कुछ आपने पूछना हो, तो उसके लिए मेरा नंबर है, जो आपके ग्रुप्स हैं जिसमें आप ऐड हो जाएंगे, तो उस ग्रुप के अंदर भी ये नंबर अवेलेबल होगा। वैसे ना हो किसी के पास तो वो चाहे नोट कर ले। तो मेरे बच्चे इसके ऊपर आप कोई भी क्यूरी हो आप इसमें पूछ सकते हैं, ग्रुप भी आपका ओपन हो, आप ग्रुप के अंदर भी क्यूरी कर सकते हैं। और अगर खुदा ना खासा मैं कहीं किसी ग्रुप के अंदर कोई क्यूरी का जवाब ना दे सकूं, तो तलहा बता देगा, अगर मुझे बता देगा, ये नहीं कि आपको बता देगा, मुझे बता देगा कि सर फलाना ग्रुप उसमें अगर कोई क्यूरी पेंडिंग है, तला खुद बता दे तो कमाल हो जाएगा। नहीं तो कोई बच्चा दूसरा बता देगा वहां पे, ये भी मार्जिन होता है। लेकिन उसमें किसी को शाबाश देना नहीं शुरू कर देना, जबरदस्त, वेरी गुड, आमीन आमीन आमीन, है होता ना कि बात का ग्रुप में पिछले दिनों में वो उन्होंने कहा कि यार दुआ करो मैं पास हो जाऊँ, नीचे 200 आमीन आई हुई है।
अब कई बच्चे आके कहते हैं खुदा का खौफ करो, अगर हमें क्या पता यहाँ पे कोई काम की चीज भी अपलोड हुई है कि नहीं, या सारी आम ही नहीं है। तो कहने का मतलब इस तरह के काम ना किया करें उसके अंदर। लेकिन बहर तो ये मेरे बच्चे जस्ट सब्जेक्ट में हमने पढ़ना क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। कल आपके पास लाजमी तौर पे आई कैप की स्टडी। और अगली एक और बात बताना मैं वो भूल गया, कि हमारा क्वेश्चन बैंक भी है इसके अंदर। क्वेश्चन बैंक आप सॉफ्टवेयर यूज कर लें, उसमें कुछ नहीं, इतना घटिया किस्म का वो तैयार किया हुआ किसी ने, जिसको पैसे दिए लगता है कि या तो उसको पैसे आई कैप ने भी उधार ही बड़ा लंबा किया था, क्या पता नहीं क्या किया है। यानी कि उस बंदे ने चैट जीपीटी का भी सही प्रयोग नहीं किया, है, वहीं से उसने बनाए हैं। लेकिन इतने मरे हुए एमसीक्यू, सारे नॉलेज बेस एक एक लाइन के, पता नहीं वो कौन नशेई बैठा हुआ था। तो अगर आप करना चाहें तो उसमें अब एक मैं टेस्टिंग आपको बता दूं कि हमारे हर चैप्टर के 4 टेस्ट होंगे। तो जरा मल्टीप्लाई कर ले, 4 × 17, ये कितने टेस्ट बनेंगे। और ये ना कहना कि नहीं नहीं सर आप मजाक कर रहे होंगे, नहीं बेटा हमारे चल रहे हैं ऑलरेडी। और तरीकाकारी क्या होता है, 2 नॉलेज बेस होते हैं और 2 एप्लीकेशन बेस होते हैं। 2 नॉलेज जो एक 2 एमसीक्यूज होते हैं और 2 सब्जेक्टिव होते हैं। तो क्योंकि दोनों तरह की चीजें आती हैं, इसलिए मेरे बच्चे यही तरीकाकार है कि उसमें हर चैप्टर के लाजमी तौर पे 4 टेस्ट होंगे, तो अगले टेस्ट चैप्टर के टेस्ट होंगे, नहीं तो नहीं। उससे इंशाल्लाह जारी बात है मेरे बच्चे, चीजें लिखनी ही है ना, और लिखने को ही ड्राफ्टिंग कहते हैं। नहीं लिखेंगे, आई कैप जाके पेपर में लिखवाएगा तो वहां पे लिखते हुए दिक्कत होगी। इसलिए मेरे बच्चे यहीं पे आपने लिखने लिखाने के मामला को सीख के जाना है। इंशाल्लाह मेरे बच्चे कल मुलाकात होगी 8:45 में, और कोशिश करके आते रहें। मैं फिर आपको बता दूं ये 90 दिन कैसे गुजर जाने मेरे बच्चे पता भी नहीं चलने। और आखिर पे आपकी वही अटेम्प्ट होगी, खुदा ना खासा अल्लाह माफ करे, उसमें या तो उस दिन आप खुशियां बांटे दोस्तों के साथ कि अल्लाह अल्लाह का शुक्र में पास हो गया, या खुदा ना खास दिन उस दिन आपको पता ही है कि जो मेजोरिटी सीए के स्टूडेंट कर रहे होते हैं, अगली दफा नया तहिया कर रहे होते हैं, उस तहिए का कोई फायदा नहीं मेरे बच्चे, जब आपने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर। तो यही मौका है उसको इम्प्लीमेंट करने का और उसको फ्रूटफुल करने का। अदरवाइज मेरे बच्चे प्लानिंग तो होती ही रहती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बंदा हर वक्त प्लानिंग करता है, अगर प्लानिंग ना भी कर रहा हो तब भी प्लानिंग कर रहा होता है फेल होने की, है। इसलिए बंदे की प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, ये परमानेंट चीज है। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।